Hello students, once again welcome back to the channel. So today we are back again with a new video, and from today we are going to start with the revision for class 12 computer science exam, which is going to be held on 2nd of April 2024. Our today's chapter is Python revision tour 1, which is the very first chapter in the book, and इसकी revision करेंगे हम, इसके बाद हम इसके कुछ PYQs के बारे में पढ़ेंगे in the next video. Okay, so we are going to start with the very first topic, which is tokens. See students, जब भी हम tokens की बात करते हैं, so what is a token basically? When we talk about token, it's the smallest individual unit in a program. जैसे कि अगर आप हिंदी लैंग्वेज की बात करें तो उसके अंदर जो वर्ण होता है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई होता है, सबसे छोटी यूनिट जो होता है भाषा की, दैट इज द वर्ड इन द हिंदी लैंग्वेज. इसी तरह से किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो सबसे छोटी इंडिविजुअल यूनिट होती है दैट इज नोन एज टोकन, या फिर हम उसे लेक्सिकल यूनिट भी कह देते हैं. ठीक है, अब पाइथन के अंदर हम 5 तरीके के टोकन के बारे में पढ़ते हैं. फर्स्ट इज कीवर्ड्स, then identifiers, then literals, then operators, and then punctuators. Keywords, identifiers, literals, operators, and punctuators. The very first token is keywords. Keywords क्या होते हैं students? These are the predefined words. कैसे words? Predefined words जो पहले से बने हुए हैं and that have a special meaning to the language compiler or interpreter. उस लैंग्वेज के कंपाइलर या इंटरप्रेटर के लिए जिस वर्ड का अपना मीनिंग है, स्पेशल मीनिंग है, दैट इज नोन एज कीवर्ड. इनको आप नॉर्मल आइडेंटिफायर के नेम की तरह नहीं यूज कर सकते. एंड अगर आपको पाइथन में कीवर्ड को देखना है तो आपको ये दो स्टेटमेंट्स का यूज करना पड़ेगा, दैट इज इंपोर्ट कीवर्ड, प्रिंट कीवर्ड डॉट kw लिस्ट, दैट इज कीवर्ड लिस्ट. अब पाइथन में हमारे पास इस टाइम पे कितने कीवर्ड्स हैं? इन द लेटेस्ट वर्जन वी आर हैविंग टोटल 35 कीवर्ड्स करेंटली. ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास जो दो नए ऐड हुए, वन इज assert एंड सेकंड इज async. ये दो नए कीवर्ड्स हमारे पास अब ऐड हुए. इससे पहले पाइथन में हमारे पास से वी वर हैविंग अराउंड 33 कीवर्ड्स. ठीक है, तो कीवर्ड क्या है? ऐसे स्पेशल वर्ड्स जिनका लैंग्वेज कंपाइलर या इंटरप्रेटर के लिए एक स्पेशल मीनिंग है, यानी कि इस वर्ड से यही काम हो सकता है, इस कीवर्ड से ये काम हो सकता है. ठीक है, आप उसे एक नॉर्मल आइडेंटिफायर की तरह यूज नहीं कर सकते. आइडेंटिफायर अभी हम आगे बढ़े. पहले हम देखते हैं कि कीवर्ड को चेक करना हो पाइथन में तो हम कैसे करते हैं. तो यहाँ से हम जाएंगे अपने पाइथन पे और यहाँ पे आपने क्या लिखना है? इंपोर्ट कीवर्ड. कीवर्ड इज अ मॉड्यूल हियर एंड कीवर्ड डॉट kw लिस्ट. स्क्रिप्ट मोड में काम करें तो प्रिंट स्टेटमेंट हमें लगानी पड़ती है, यहाँ पे हम डायरेक्टली ऐसे ही कर सकते हैं. तो आपके सामने यहाँ पे क्या आ गया? यू आर हैविंग द टोटल 35 कीवर्ड्स हियर, जहाँ पे assert और async जो है दो नए ऐड हुए. इससे पहले हमारे पास टोटल 33 कीवर्ड्स थे इन द प्रीवियस वर्जन. दीज आर द कीवर्ड्स. नेक्स्ट जो हमारे पास टोकन है दैट इज द आइडेंटिफायर. ठीक है, सबसे पहले हमने पढ़ा था क्या? कीवर्ड्स. अब है हमारे पास आइडेंटिफायर्स. तो आइडेंटिफायर्स हमारे क्या होते हैं? द नेम गिवन टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्रोग्राम. जो भी हम डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट को जो नाम देते हैं दैट इज नोन एज द आइडेंटिफायर, जिससे कि आइडेंटिफाई किया जा सकता है. जैसे मैंने कहा a इज इक्वल टू 10. ठीक है, तो ये जो 10 वैल्यू है वो किसमें? a में है, तो a इज एन आइडेंटिफायर. फॉर एग्जांपल मैंने कहा नेम इज इक्वल टू रोहन, तो रोहन जो है वो क्या है? इज अ स्ट्रिंग. लेकिन वो किसके अंदर स्टोर है? नेम के अंदर स्टोर है, तो नेम क्या है? आइडेंटिफायर. ठीक है, इस तरह से वैल्यू हम कोई भी ले सकते हैं जो इक्वल टू से पहले होता है, दैट इज व्हिच इज टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज एन आइडेंटिफायर. और इसे नॉर्मल लैंग्वेज में एक वेरिएबल बोलते हैं. ठीक है, अब आइडेंटिफायर के कुछ रूल्स होते हैं. अ कीवर्ड कैन नॉट बी यूज्ड एज अ नेम ऑफ द आइडेंटिफायर. किसी भी कीवर्ड को आप एज एन आइडेंटिफायर यूज नहीं कर सकते. जैसे कि अभी आपने कीवर्ड्स देखे, उसमें एक था फॉल्स, तो अगर मैं कह दूं फॉल्स इज इक्वल टू 20, जैसे ही मैं कहूंगी आई विल गेट एन एरर. ठीक है, मेरे पास क्या आ जाएगा? एरर आ जाएगा. तो इस केस में आई कैन नॉट यूज एनी कीवर्ड एज एन आइडेंटिफायर. एंड आइडेंटिफायर मस्ट स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर A to Z और स्मॉल लेटर A to Z, या फिर अंडरस्कोर से स्टार्ट होना चाहिए. ना तो वो किसी स्पेशल सिंबल से स्टार्ट हो सकता है, ना ही किसी डिजिट से स्टार्ट हो सकता है. डिजिट्स हम बीच में यूज कर सकते हैं, लेकिन पहला कैरेक्टर हमारा डिजिट नहीं हो सकता. No other special character except underscore can be used in the identifier. और कोई स्पेशल कैरेक्टर अंडरस्कोर के अलावा आइडेंटिफायर में यूज नहीं हो सकता. सिर्फ एक अंडरस्कोर ही ऐसा स्पेशल कैरेक्टर है जिसे हम आइडेंटिफायर में यूज कर सकते हैं. ठीक है, एंड वेरिएबल नेम कैन नॉट बिगिन विद नंबर, तो इट कैन कंटेन नंबर. वेरिएबल का जो नाम है वो नंबर से, डिजिट से शुरू नहीं हो सकता, ऑल्दो उसमें बाद में नंबर आ सकता है. इसको समझने के लिए हम पाइथन पे वापस से जाते हैं. पाइथन पे जैसे आप जाओगे, सबसे पहला रूल हमारे पास क्या था कि कोई भी कीवर्ड जो है वो आइडेंटिफायर नहीं हो सकता. देखो सबसे पहला कीवर्ड क्या है? फॉल्स.
अभी हमने एग्जांपल लिया था, जैसे मैंने यहाँ पे कह दिया false is equal to 60, तो यहाँ पे आई एम गेटिंग एन एरर विच इज अ सिंटेक्स एरर। आप कुछ और भी ले सकते हो, जैसे ये है एक्सेप्ट, तो इफ आई राइट हियर एक्सेप्ट, ठीक है, और इसकी हमने कुछ वैल्यू दे दी यहाँ से ए बी सी, तो देन आल्सो आई गेट एन एरर विच इज अ सिंटेक्स एरर, ठीक है। और अगर हम यहाँ से लिखे 1 ए बी सी इज इक्वल टू हेलो, तो यहाँ पे इस केस में क्या होगा, इट विल आल्सो गिव मी अ सिंटेक्स एरर, और यहाँ पे ये हाईलाइट करके आपको दिखा भी रहा है 1 पे, बिकॉज ये इनवैलिड आइडेंटिफायर है, डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता, ठीक है। और आप इसमें कोई स्पेशल कैरेक्टर भी यूज नहीं कर, hello at the rate 1 is equal to 9, तो इट इज आल्सो शोइंग अ सिंटेक्स एरर। यहाँ पे जो एट द रेट है ना, दैट इज अ स्पेशल कैरेक्टर जो आप ये यूज नहीं कर सकते। इसकी जगह अगर मैं यहाँ पे हेलो अंडरस्कोर 1 करके इज इक्वल टू 9 करूँ, देन दिस वुड बी ओके, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास कोई भी एरर नहीं आ रहा, ठीक है। अंडरस्टूड दिस थिंग। सो दीज आर द रूल्स ऑफ द आइडेंटिफायर्स, कोई स्पेशल कैरेक्टर यूज नहीं कर सकते अंडरस्कोर के अलावा, एंड स्टार्टिंग में डिजिट नहीं हो सकता, सिर्फ कैपिटल ए टू जी या स्मॉल ए टू जी में से कैरेक्टर्स हम ले सकते हैं, ठीक है। नंबर से शुरू नहीं हो सकता, लेकिन बीच में नंबर आ सकते हैं, जैसे आपने भी देखा हेलो अंडरस्कोर 1 में बाद में जो है वो नंबर आ गया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज देयर आर सम वैलिड आइडेंटिफायर्स एंड सम इनवैलिड आइडेंटिफायर्स। रूल्स के अकॉर्डिंग हम इनको समझेंगे, जैसे कि यहाँ पे देखिए माई फाइल है, तो पहला कैरेक्टर मेरा क्या होना चाहिए, कैपिटल या स्मॉल ए टू जी, दैट इज फाइन। हेलो अंडरस्कोर हेलो है, अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं, जी यूज किया हुआ है, दिस इज आल्सो फाइन, डी कैपिटल यूज किया हुआ है, दिस इज आल्सो फाइन। अब इनवैलिड आइडेंटिफायर में आते हैं, जहां जहां पे रेड कलर का मार्क है, तो इसमें बेसिकली क्या है, जहां जहां पे हमारे पास रेड कलर का मार्क है वहां पे शो कर रहा है कि किस वजह से वो इनवैलिड है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए डेटा हाइफन आर ई सी, तो हाइफन जो है दैट इज क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम, बिकॉज अंडरस्कोर के अलावा कोई स्पेशल कैरेक्टर हम यूज नहीं कर सकते। यहाँ पे इनवैलिड इसलिए है क्योंकि फर्स्ट कैरेक्टर डिजिट है। यहाँ पे जो हमारा ब्रेक है दैट्स अ कीवर्ड, दैट इज व्हाई ये इनवैलिड है। इफ इज आल्सो कीवर्ड, इसलिए ये इनवैलिड है। और माई एट द रेट आर टी आई, यहाँ पे एट द रेट स्पेशल कैरेक्टर है, और अंडरस्कोर के अलावा हम कुछ भी यूज नहीं कर सकते, दैट इज व्हाई इट इज इनवैलिड, ठीक है। ये हो गया आइडेंटिफायर के बारे में, इसके कुछ रूल्स और उसकी डेफिनेशन। तो हमने क्या पढ़ा, कीवर्ड्स और आइडेंटिफायर्स। हमने 5 टोकन पढ़े थे, कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, लिटरल्स, ऑपरेटर्स, फंक्शनल्स, ये दो हमने कवर कर दी। मूव ऑन करते हैं लिटरल्स पे। लिटरल्स क्या होती है, कांस्टेंट और फिक्स्ड वैल्यूज, ठीक है। कांस्टेंट और फिक्स्ड वैल्यूज वो होते हैं लिटरल्स। अब वो जो फिक्स वैल्यूज हैं और कांस्टेंट वैल्यूज हैं, वो हमारी कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स दैट स्ट्रिंग की फॉर्म में भी हो सकता है, और वो हमारे नंबर भी हो सकते हैं। तो सबसे पहला लिटरल जो हम पढ़ रहे हैं दैट इज अ स्ट्रिंग लिटरल। अब स्ट्रिंग क्या है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स एनक्लोज्ड बाय सिंगल, डबल और ट्रिपल कोट्स। सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है। अब जो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स है, कैरेक्टर्स का मतलब सिर्फ ए टू जी, कैपिटल ए टू जी या स्मॉल ए टू जी नहीं है, इसमें आपके नंबर भी आ सकते हैं, इसमें आपके स्पेशल कैरेक्टर भी आ सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स अगर वो सिंगल कोट में है, डबल कोट में है, ट्रिपल कोट में है, वो आपके स्ट्रिंग लिटरल माने जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे मैं लिख दूं नेम इज इक्वल टू रोहन, तो दिस इज आल्सो माय स्ट्रिंग लिटरल। इसी को अगर मैं डबल कोट में लिख दूं तो ये भी मेरा स्ट्रिंग लिटरल है, और ट्रिपल कोट में लिख दूं तब भी ये मेरा स्ट्रिंग लिटरल, ठीक है। और अगर रोहन के साथ एट द रेट 1 लगा दे, इसमें स्पेशल कैरेक्टर भी आ गया और नंबर भी आ गया, और इसमें जो ट्रिपल कोट्स हैं या डबल कोट्स हैं, सिंगल कोट्स हैं, वो स्टार्टिंग में भी है और एंड में भी है, देन आल्सो इट इज अ स्ट्रिंग लिटरल, ठीक है। अब वी आर हैविंग टू टाइप्स ऑफ स्ट्रिंग लिटरल, वन इज अ सिंगल लाइन स्ट्रिंग एंड सेकंड इज अ मल्टी लाइन स्ट्रिंग। सिंगल लाइन स्ट्रिंग मतलब ऐसा स्ट्रिंग जो एक लाइन में टर्मिनेट हो जाए, और मल्टी लाइन मतलब जो एक से ज्यादा लाइन में जाए। अब यहाँ पे देखिए a1 इक्वल्स टू हेलो पाइथन, एक ही लाइन में आ रहा है, हेलो स्पेस पाइथन डबल कोट्स में एनक्लोज है, दिस इज अ स्ट्रिंग लिटरल, दिस इज अ सिंगल लाइन स्ट्रिंग, ठीक है। और अगर यहाँ पे देखें हेलो, एक लाइन में हेलो है, दूसरी लाइन में पाइथन है, और दोनों लाइन में गैप है एक लाइन का, मतलब एक में हेलो है दूसरे में पाइथन है, तो बैकस्लैश आपको लगाना पड़ेगा, अदरवाइज क्या आएगा, एरर आएगा, ठीक है। और जो A3 है इट हैज हेलो पाइथन, तो अगर आप बैकस्लैश नहीं यूज करना चाहते तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, यू कैन मेक यूज ऑफ द ट्रिपल कोट्स इन द स्टार्टिंग एंड एट द एंड, ठीक है। तो ऐसे हम स्ट्रिंग लिटरल बना सकते हैं। जो A1 है हमारा दैट इज अ सिंगल लाइन स्ट्रिंग, और A2 और A3 हमारे मल्टी लाइन स्ट्रिंग, ठीक है। इसके लिए हम मूव ऑन करेंगे एक बार पाइथन पे, एक बार देखते हैं कैसे बनते हैं। जैसे कि मैंने देखा A1 इक्वल्स टू हेलो पाइथन, ठीक है। तो इस केस में क्या हुआ हमारे पास, चलो A1 प्रिंट करते हैं, तो आ गया हेलो पाइथन।
अब हमने कहा A2 इज इक्वल टू, आई स्टार्टेड विद द डबल कोट्स एंड हेलो लिखा एंड बैकस्लैश लगाया। अब हम नेक्स्ट लाइन में जाके पाइथन लिख रहे हैं दैट इज ओके, ठीक है। यहाँ से अगर मैं A2 को प्रिंट कर रहा हूँ तो दैट इज फाइन, लेकिन हेलो और पाइथन में फिर क्या है, गैप नहीं आ रहा है। तो अगर आई से लाइक दिस हेलो एंड आई डोंट पुट अंडरस्कोर, नेक्स्ट लाइन में जा रही और मैंने स्ट्रिंग को टर्मिनेट ही नहीं किया, डबल कोट्स को क्लोज नहीं किया, तो दैट विल शो मी ए सिंटैक्स एरर, ठीक है। और अगर मुझे नॉर्मली लिखना है, आई वांट कि ये डबल मतलब कि डिफरेंट लाइन में भी आए लेकिन मेरे पास एरर ना आए, तो व्हाट कैन आई डू, आई कैन मेक यूज ऑफ द ट्रिपल कोट्स। फिर आपको सिंगल कोट लगाने हैं 3, ठीक है। फिर आपने क्या लिखा, हेलो and next line and then you have written here python and then 1 2 3 सिंगल कोट्स 3 बार लगा। तो अब आप यहाँ से जब A3 को चेक करोगे you will get hello slash and python in the interactive mode, ठीक है। This is how we make use of the single line string and the multi line string। जो A2 है वो भी आपका multi line string है क्योंकि एक से ज्यादा लाइन में आपकी स्ट्रिंग आ रही है, और A3 भी आपका मल्टी लाइन स्ट्रिंग, ठीक है। अंडरस्टूड दिस थिंग। सो ये हुआ हमारा सिंगल एंड मल्टी लाइन स्ट्रिंग। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे लिखा है A इक्वल्स टू इट बैकस्लैश अपोस्ट्रोफी एस। बैकस्लैश के साथ जो भी होता है ना वो आपकी स्ट्रिंग में इस तरह से आ जाता है, ठीक है। जैसे बैकस्लैश के साथ यहाँ पे इन्वर्ट ये है आपका अपोस्ट्रोफी है तो यहाँ पे आ गया। अगर बैकस्लैश नहीं होता तो आपका एरर आता। स्टार्टिंग में और एंड में हमारे पास सिंगल कोट है, और अगर हम बिना बैकस्लैश के यहाँ पे इस तरह से अपोस्ट्रोफी लगा रहे हैं, इट विल शो अस एन एरर, ठीक है। दैट इज व्हाई यहाँ पे बैकस्लैश लगाते हैं। और उसके बाद है हेलो स्लैश एंड पाइथन। तो स्लैश एंड हमारा एक एस्केप सीक्वेंस है, ऐसे कैरेक्टर्स जिनका पाइथन में एक पर्टिकुलर मीनिंग होता है। जैसे कि स्लैश टी जो होता है वो व्हाइट स्पेस के लिए होता है, और जो स्लैश एन होता है वो न्यू लाइन के लिए होता है। इससे क्या होगा, हेलो एक लाइन में आएगा और स्लैश एन के बाद वाला पार्ट आपका नेक्स्ट लाइन में आएगा, ठीक है। अब इसको देखो आपने कैसे करना है। पहले हम बात कर रहे हैं उसकी, इट्स की, ठीक है। अब आई स्टार्ट हियर और मैंने यहाँ पे लिखा इट अपोस्ट्रोफी एस एंड यहाँ पे लिखा इट्स rainy today। तो if I write like this, you can see here कि स्टार्टिंग और एंड में सिंगल कोट्स तो है लेकिन कुछ पार्ट ग्रीन कलर में, कुछ पार्ट हमारा ब्लैक कलर में। इट इज अ सिंटैक्स एरर। तो या तो आप इसे ऐसे लिखो, इट स्टार्ट डबल कोट्स इट apostrophe s and then you write here rainy day, then it is okay, ठीक है। अदरवाइज आप इसे कैसे लिखो, सपोज आपने इसे सिंगल कोट से स्टार्ट किया है तो इट, then you put here backslash, then apostrophe s, then write here rainy and then day। Okay, here it is showing us error। देखते हैं इसको, this rainy day and now it is fine। हमने backslash दूसरे वाला लगा दिया था, ठीक है। now there no error is coming here and it is showing you perfectly, ठीक है। तो स्टार्टिंग और एंड में चाहे हमारे यहाँ पे इस केस में क्या है, सिंगल कोट्स है, बट यहाँ पे बीच में हमने यहाँ जो अपोस्ट्रोफी लगाया बैकस्लैश के साथ, ये से एज इट इज लिखा है, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी हैव टू मेक यूज ऑफ दिस वन। थर्ड हो गया हमारा लिटरल, दैट इज द टोकन। अब लिटरल मीन स्ट्रिंग लिटरल हमने पढ़ा, इसके बाद आता है आपका न्यूमेरिक लिटरल। नाम से पता लगा न्यूमेरिक लिटरल मतलब जिसमें नंबर्स की बात की गई। अब न्यूमेरिक लिटरल में भी डिफरेंट टाइप के होते हैं। सबसे पहला होता है हमारा इंटीजर। इंटीजर वैल्यूज का मतलब है जहाँ पे हमारे पास होल नंबर्स हो। होल नंबर्स मतलब जिसमें कोई फ्रैक्शनल पार्ट ना हो, जैसे कि 10 20 30 40 1 2 3 4 -5 6 8 7। इसमें एक चीज ये रहती है कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, ठीक है। अब इसमें इंटीजर में भी हमारे पास 3 टाइप होते हैं, डेसिमल, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल। डेसिमल नॉर्मल जिसकी 0 to 9 की रेंज होती है, ठीक है। ऑक्टल मतलब 0 to 7 की रेंज, और इसमें आप जो नंबर्स लेते हैं उसके आगे इसे इस तरह से लगा होता है 0 O। ये प्रीफिक्स हमें ये बताता है कि दिस इज एन ऑक्टल नंबर। देन हेक्साडेसिमल में 0x लगा होता है, तो x का मतलब इट्स अ हेक्साडेसिमल नंबर। इसकी रेंज हमारी कहाँ से कहाँ तक होती है, 0 to 9, ठीक है। वैसे तो हेक्साडेसिमल मतलब 16, बेस इज 16। इसमें नॉर्मली हमारा होता है 0 to 15, लेकिन 0 to 9 सिंगल डिजिट नंबर है तो एज इट इज यूज होते हैं। और 10 से जो हमारे वो है हमारे 14 तक, वो हमारे कैसे यूज होते हैं, ए से ए बी सी 10 11 12, ए बी सी 12 13 14 डी ई एफ, ए से एफ तक, ठीक है। इस तरह से वी कैन मेक यूज ऑफ दिस like this। then we are having the next is numeric litter में हमारे पास आते हैं फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर मतलब कि जिसमें आपका डेसिमल पार्ट रहता है, जैसे कि 13.4 है, 0.65 है, 3.E4 है। E मींस
10 और उसकी पावर है यहाँ पे 4। ठीक है, सो दिस इज द फ्लोटिंग पॉइंट नंबर जो कि आपके न्यूमेरिक लिटरल में आता है। ऐसे यहाँ पे इंटीजर जो है दैट कम्स इन द न्यूमेरिक लिटरल। यानी कि नंबर्स हमारे पास यहाँ कौन कौन से इंटीजर टाइप के, होल नंबर वाले, फ्लोटिंग पॉइंट, डेसिमल वाले, और यहाँ पे हमारे पास है कॉम्प्लेक्स नंबर जिसमें रियल एज वेल एज इमेजिनरी पार्ट रहता है। किस फॉर्म में होते हैं, a प्लस बी, जहाँ पे a और b आपके फ्लोट्स होते हैं, a इज द रियल पार्ट एंड b इज द इमेजिनरी पार्ट। अब जैसे यहाँ लिखे 3 प्लस 16, तो जो 3 है हमारा वो रियल पार्ट है और जो 6 है हमारा वो इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं प्लस के प्लेस में माइनस कर दूं तो इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा हमारा -6। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो न्यूमेरिक लिटरल में वी आर हैविंग इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर एज वेल एज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, लिटरल में आपने कौन कौन सा पढ़ा, आपने पढ़ा स्ट्रिंग लिटरल, आपने पढ़ा न्यूमेरिक लिटरल। इसके अलावा हमारे पास जो और टाइप का लिटरल होता है दैट इज द बुलियन वैल्यूज। बुलियन लिटरल के अंदर आपके पास दो वैल्यू आती हैं, या तो ट्रू और फॉल्स। ट्रू का मतलब 1 और फॉल्स का मतलब 0। ठीक है, और एक हमारे पास स्पेशल लिटरल होता है नन। ठीक है, ये शो करता है कि वैल्यू उस टाइम पे प्रेजेंट नहीं है, इट शोज द एब्सेंस ऑफ द वैल्यू, सो दैट शोज अस दैट इज अ नन लिटरल। ठीक है, तो ये हमने लिटरल पढ़ा जिसके अंदर आपकी फिक्स या कांस्टेंट वैल्यू होती है, वो आपकी स्ट्रिंग टाइप की भी हो सकती है, वो आपके नंबर भी हो सकती है, और वो आपकी बुलियन वैल्यूज भी हो सकती है, और नन जो होता है वो आपका एक स्पेशल लिटरल होता है। ठीक है, अब आप इस तरह से यहाँ पे देखेंगे न्यूमेरिक लिटरल जैसे कि हम बात, ठीक है, here। तो यहाँ पे हमारे पास जो है, यहाँ पे हम नंबर लेके चलते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे कहा a इज इक्वल टू 10, तो ये मेरा 10 जो है वो कैसा लिटरल है, न्यूमेरिक लिटरल है, होल नंबर। मैंने कहा a इज इक्वल टू -8.5, तो ये कैसा है, फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल है। ठीक है, और फिर हमने कहा a इज इक्वल टू 5 प्लस 8j, तो ये कैसा है, कॉम्प्लेक्स लिटरल। ठीक है, इस तरह से आप इसमें ले सकते हैं। दिस इज हाउ वी हैव द न्यूमेरिक लिटरल। उसमें बुलियन होते हैं और उसके अलावा आपके पास नन होता है। जैसे मैंने कहा b इज इक्वल टू नन, b इज इक्वल टू नन। ठीक है, तो यहाँ से मैं b प्रिंट कर रहा हूँ, तो आई विल गेट नथिंग। नन का मतलब नथिंग इज प्रेजेंट, एब्सेंस ऑफ द वैल्यू इट शोज। ठीक है, और लेकिन अगर आप यहाँ पे कहते हो प्रिंट b, आपने ऐसे लिखा प्रिंट b, तो उस केस में आपके पास क्या आएगा, नन। ठीक है, अंडरस्टूड स्टूडेंट्स। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, दैट इज द ऑपरेटर्स। ठीक है, हमने क्या पढ़ा, कीवर्ड, आइडेंटिफायर और लिटरल, तीन टोकन हम पढ़ चुके हैं। फोर्थ है हमारे पास स्टूडेंट्स ऑपरेटर्स। अब ऑपरेटर्स क्या होते हैं, नाम से पता लग रहा है ऑपरेट करते हैं, यानी कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, यानी कि कुछ कंप्यूटेशन परफॉर्म करते हैं, कुछ वर्क करते हैं। उसमें आपके डिफरेंट टाइप के ऑपरेटर होते हैं, जिस टाइप का ऑपरेटर होता है उस टाइप का काम होता है। सबसे पहले आपको सामने दिख रहे हैं अरिथमेटिक एंड रिलेशन ऑपरेटर्स। अरिथमेटिक कैसे हुए, जो आपने मैथ्स में पढ़े, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। ठीक है, ये चार आपने पढ़े। फिर ये होता है आपका फ्लोर डिवीजन और ये होता है आपका मॉड्यूलस। ठीक है, इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये जो फ्लोर डिवीजन होता है ये हमें जो आंसर देता है वो इंटीजर फॉर्म में देता है, अगर हमारे दोनों ऑपरेंड्स इंटीजर है। जैसे मैंने कहा 4 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, या 5 डिवाइडेड बाय 2 कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से तो मेरा आंसर क्या आएगा, 2.5 आएगा। और अगर मैं 4 डिवाइडेड बाय 2 करूँ तो उस केस में आई विल गेट माय आंसर एज 2.0। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ से करूँ 4 फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर 2, देन माय आंसर विल बी ओनली 2। इट विल नॉट टेक द फ्रैक्शन पार्ट, इट विल टेक ओनली द इंटीजर पार्ट। और फिर उसके बाद आपको यहाँ पे दिख रहा है मॉडुलस ऑपरेटर, ये आपको रिमाइंडर देगा। जैसे कि आपने कहा 5 मॉडुलस 2, 5 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर कितना बचेगा, 1, 2 टू 4, रिमाइंडर इज 1, so it will show you 1। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं। फिर उसके बाद हमारे पास रिलेशन ऑपरेटर्स हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू। इक्वल टू चेक करता है कि वैल्यू इक्वल है या नहीं। अगर मैं कहता हूँ 5 इक्वल्स टू 5, तो ये तो ट्रू है, लेकिन अगर मैं कहूँ 5 इक्वल्स टू 6, तो ये क्या हो जाएगा, आपका फॉल्स हो जाएगा। तो ऑपरेटर्स मतलब जो कुछ कंप्यूटेशन या ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं ऑपरेंड्स पे। अब ऑपरेंड्स क्या है, ये 5 और 2 ऑपरेंड्स है, और ये जो मॉडुलस का साइन है ना, दैट इज द ऑपरेटर। ठीक है, तो अरिथमेटिक और रिलेशन ऑपरेटर होते हैं। इसके अलावा वी आर हैविंग द शिफ्ट एंड द आइडेंटिटी ऑपरेटर। शिफ्ट ऑपरेटर बिटवाइज एंड, बिटवाइज और, इस तरह के होते हैं। इनका यूज हम थोड़ा पाइथन में इतना नहीं होता है जब हम अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस पे काम करते हैं। जनरली जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपके अरिथमेटिक ऑपरेटर्स या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ अरिथमेटिक, रिलेशनल और लॉजिकल पे आते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास यहाँ पे आइडेंटिटी ऑपरेटर है, इज एंड इज नॉट। जो इज और इज नॉट है वो हमें रिटर्न करते हैं ट्रू,
अगर जो वेरिएबल है वो सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रही है, अदरवाइज फॉल्स होता है। ठीक है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अगर मेमोरी एड्रेस, अगर मान लीजिए वैल्यू सेम है बट मेमोरी एड्रेस सेम नहीं है, तो उस केस में हमारे पास क्या आ जाएगा, वी विल गेट द आंसर एज फॉल्स। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरे पास है a इज इक्वल टू 10, फिर मैंने कहा b इज इक्वल टू 10। ठीक है, अब यहाँ मैंने बोला a इज b, so it will give me the answer as true। क्यों? Because अगर मैं यहाँ से ID of A check करूँ, that is memory location of A check करूँ, and I check the memory location of B, then my answer will be, then my memory addresses are same। If memory addresses are same, means they are pointing to the same location, so वहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा, that will be taken as true, otherwise false होगा। ठीक है, कई बार ऐसे हो जाता है, मैंने कह दिया, लेकिन कभी भी अगर मेमोरी एड्रेस आपका चेंज होता है तो उस केस में आपका आंसर क्या आएगा, फॉल्स है। ठीक है, और जो हमारा इज नॉट ऑपरेटर है वो आपको क्या करता है, इट विल गिव यू द आंसर एज द अपोजिट ऑफ इज ऑपरेटर। यानी कि अगर वो दोनों सेम मेमोरी लोकेशन को रेफरेंस कर रही हैं, देन द आंसर विल बी फॉल्स, अदरवाइज द आंसर विल बी ट्रू। यानी कि जो ऑपरेटर, जो इज ऑपरेटर काम करेगा, उसका जस्ट अपोजिट वर्क जो करेगा, दैट विल बी द वर्क ऑफ इज नॉट। ठीक है, नेक्स्ट पे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट आपके पास है रिलेशनल एंड मेंबरशिप ऑपरेटर्स। ठीक है, रिलेशनल ऑपरेटर्स आपके कौन कौन से हैं यहाँ पे, these one, that is equal to, less than, greater than, not equal to, less than, equal to, greater than, equal to, ये भी हमने पढ़े। देन आपके पास है मेंबरशिप ऑपरेटर इन एंड नॉट इन। इन एंड नॉट इन चेक करते हैं कि वेदर द वैल्यू इज फाउंड इन द सीक्वेंस, अगर वो है तो ट्रू, अदरवाइज द फॉल्स। अगर जो नॉट इन ऑपरेटर है वो क्या करेगा, वो आपको आंसर ट्रू तभी देगा जब आपके उसमें प्रेजेंट नहीं है, यानी कि इन का उल्टा जो है वो नॉट इन वर्क करेगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे अगर हम लेके चलते हैं, ये हमारे पास है। ठीक है, अब यहाँ से अगर मैं कह दूं m की वैल्यू, m की वैल्यू अगर हम चेक करें दैट इज 40। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे कहा नेम इज इक्वल टू रोहन। ठीक है, और इस केस में मैंने कहा r इन m, तो आंसर क्या होगा, r इन नेम, नेम में आर है, यस है, ट्रू है। ठीक है, और अगर मैं कह दूं आर नॉट इन नेम, तो आंसर क्या हो जाएगा, माय आंसर इन दैट केस विल बी फॉल्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू, दैट इज इन एंड नॉट इन ऑपरेटर्स। देन हमारे पास आते हैं अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर और ऑगमेंटेड असाइनमेंट ऑपरेटर। अरिथमेटिक असाइनमेंट या ऑगमेंटेड असाइनमेंट ऑपरेटर के अंदर क्या होता है, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं विद द इक्वल टू साइन। जैसे कि यहाँ पे है इक्वल टू, a इक्वल टू 10, तो a इक्वल टू 10 नॉर्मल इट इज। देन यहाँ पे ऑपरेटर प्लस एंड इक्वल टू, पहले अरिथमेटिक ऑपरेटर आएगा फिर इक्वल टू का साइन आएगा। तो यहाँ पे a प्लस इज इक्वल टू 10, अब इसका मतलब क्या है, दैट a इज इक्वल टू a प्लस 10। ऐसे ही माइनस लगा हुआ है तो a इज इक्वल टू a माइनस 10, मतलब जो ऑपरेटर लगा हुआ है इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड पे, वो दोबारा से आपका राइट हैंड साइड पे यूज होगा। वो आपका राइट हैंड साइड पे किस तरह से आ रहा है, उस वेरिएबल के साथ आ रहा है, a into is equal to 10, so a is equal to a into 10, इस तरह से। ठीक है, so this is how augmented assignment operator work। ठीक है, अब एक बार इसको आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे अगर आप आए और यहाँ पे आपने देखा a is equal to 10। ठीक है, अगर मैं यहाँ कह दूं a into is equal to 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी a की वैल्यू, दैट इज 30। क्योंकि इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है, a into is equal to 3 का मतलब है a is equal to a multiplied by 3, मतलब 10 की जो वैल्यू है उसको आपने 3 से मल्टीप्लाई करना, दैट बिकम्स 30। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर में आपके पास कौन कौन से आते हैं, नॉट एंड ओ, नॉट एंड ओ। ठीक है, तो जो नॉट होता है वो हमारा किस पे काम करता है, यूनिटी ऑपरेटर है। जैसे मैंने कहा नॉट 0, तो आंसर आएगा 1, और नॉट 1 करूंगी तो आंसर आएगा 0। और कोई भी अगर आप नॉन जीरो वैल्यू लेते हैं, 6 10 20 100 समथिंग, तो उसका आंसर हमेशा आपका क्या आएगा, 0, क्योंकि नॉट मतलब उसका उल्टा करना है। ठीक है, और जो एंड और और है वो आपके बाइनरी ऑपरेटर्स हैं, लॉजिकल ऑपरेटर जो दो वैल्यू पे काम करते हैं। ठीक है, तो दो वैल्यू पे काम कर रहे हैं, जैसे मैंने कहा 4 एंड 5। ठीक है, दिस इज ऑल्सो ट्रू, दिस इज ऑल्सो ट्रू, सो माय आंसर विल बी 4 इन दैट केस। इसको हम आगे बढ़ेंगे। अभी आप ये समझो कि लॉजिकल ऑपरेटर में आपके पास तीन आते हैं, नॉट एंड और।
आपने कभी भी एक एक्सप्रेशन आ जाए और आपको उसमें देखना हो कि पहले नॉट को सॉल्व करूं, एंड को करूं या और को करूं, तो हमेशा एक रूल याद रखना, नाउ, नाउ, NAO, नॉट एंड ओ। बस इसको आपने याद रखना, यू विल इजीली बी एबल टू सॉल्व एनी ऑफ द एक्सप्रेशन रिलेटेड टू द मैथमेटिक कैलकुलेशन, जिसके अंदर आपके लॉजिकल ऑपरेटर्स भी यूज हो रहे हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स भी यूज हो रहे हैं और रिलेशन भी यूज हो रहे हैं। ठीक है, सो ये जो आपने यहाँ पे ऑपरेटर देखे जिसमें अरिथमेटिक ऑपरेटर है साथ में इक्वल टू साइन है, these are called the arithmetic assignment operator और the augmented assignment operator। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं bare bones of a Python program। bare bones मतलब कि बेसिक्स। किसी भी पाइथन प्रोग्राम के बेसिक्स को अगर हम बात करें तो उसमें कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको ज्यादातर प्रोग्राम्स में देखने को मिलेगी, बेसिक बेसिक चीजें। अब सबसे पहले देखो यहाँ पे लिखा हुआ दिस प्रोग्राम शोज अ प्रोग्राम कांसेप्ट, और यहाँ पे है एक हैशटैग का साइन। ये जो लाइंस जो भी हैशटैग से शुरू हो रही है ये शो करती हैं कि ये जो लाइन है वो कमेंट है, और कमेंट वो स्टेटमेंट होती है जिसको पाइथन का इंटरप्रेटर इग्नोर कर देता है। ठीक है, वो उसको रीड ही नहीं करता, बिकॉज ये सिर्फ किसके लिए होती है, ऑडियंस की अंडरस्टैंडिंग के लिए। एग्जैक्टली इस प्रोग्राम में काम क्या हो रहा है कि दूसरा बंदा अगर हमारे प्रोग्राम को देख रहा है या पढ़ रहा है उसे, तो समझ में आ जाए व्हाट एग्जैक्टली द प्रोग्राम इज डूइंग। ठीक है, देन हमारे पास है a इक्वल्स टू 15, b इक्वल्स टू a माइनस 10, प्रिंट a प्लस 3। ठीक है, ये तीनों हमारी क्या है, डिफरेंट डिफरेंट स्टेटमेंट्स है। फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट, थर्ड स्टेटमेंट। अब एक स्टेटमेंट में सिर्फ वैल्यू है, एक में वेरिएबल के साथ कुछ कंप्यूटेशन है, और एक है प्रिंट स्टेटमेंट। तो ये जो आप देख रहे हो 15, a माइनस 10 और प्रिंट a प्लस 3, इन्हें हम बोलते हैं एक्सप्रेशन। क्या बोलते हैं, एक्सप्रेशन। एंड उसके बाद हमारा इफ स्टेटमेंट है, इफ b ग्रेटर देन 5 प्रिंट दिस, एल्स प्रिंट दिस। तो ये जो आप इफ के बाद ये जो थोड़ा सा गैप देख रहे हैं यहाँ पे, और एल्स के बाद ये जो गैप देख रहे हैं, इस गैप को हम बोलते हैं इंडेंटेशन। ये ऑटोमेटिकली आ जाता है, करंटली 4 कैरेक्टर्स का गैप है। ठीक है, और फंक्शन के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ये जो हमने बनाई थी डेफ सी यू, ये एक सी यू फंक्शन है। ये फंक्शंस के बारे में हम नेक्स्ट जो हमारा थर्ड चैप्टर होगा फंक्शन, तब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये फंक्शन के अंदर एक फंक्शन की बॉडी थी, और ये जो था ये कमेंट की लाइन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बेसिक्स में आपके पास क्या आ रहा है, आपने पढ़ा कि इसमें कमेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, जिनको हैशटैग से स्टार्ट करते हैं, और जो मल्टी लाइन कमेंट्स होते हैं वो ट्रिपल कोट से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, और कुछ इसमें स्टेटमेंट्स होती हैं जो एक एक लाइन में होती हैं, और कुछ वैल्यू है या कुछ कंप्यूटेशन है तो वो आपके क्या हो गए, दीज आर योर एक्सप्रेशंस। ठीक है, इंडेंटेशन आपको पता लग गया क्या होता है, फंक्शन की कॉल। फंक्शन के बारे में डिटेल में हम आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, देन यू विल गेट टू नो इट वेरी इजीली। सो दीज आर द बेसिक्स ऑफ अ पाइथन प्रोग्राम। नाउ अभी सबसे पहली चीज इसको डिस्कस करने के बाद आती है वेरिएबल्स एंड असाइनमेंट। अब हमें बेसिक बेसिक चीज समझ तो आ गई, अब किसी भी वेरिएबल को वैल्यू कैसे असाइन करते हैं। तो बेसिकली वेरिएबल्स क्या है, ऐसी स्टोरेज लोकेशन जहां पे आप उसकी वैल्यू को चेंज कर देते हैं जब आप प्रोग्राम को रन करते हैं। यानी कि वेरिएबल्स रिप्रेजेंट द स्टोरेज लोकेशन जिसकी वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं ड्यूरिंग द प्रोग्राम रन। यहाँ पे हमारे पास है a इज इक्वल टू 10। ठीक है, नेम इक्वल्स टू मोहन। तो ये जो a है और ये जो नेम है ये हमारे क्या है, दे आर वेरिएबल्स। हम आइडेंटिफायर्स में पढ़ रहे थे ना कि आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, दे आर वेरिएबल्स बेसिकली। तो जब हम वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं तो ए और नेम हमारे क्या है स्टूडेंट्स, दे आर आवर वेरिएबल्स, यानी कि इन्हें ही हम आइडेंटिफायर्स बोल रहे हैं, जिससे आइडेंटिफाई होता है कि क्या वैल्यू स्टोर है। और अब ये जो वैल्यू है 10, ये एक फिक्स वैल्यू है, और जो मोहन है स्ट्रिंग की फिक्स वैल्यू है। तो चाहे कोई भी वैल्यू स्ट्रिंग फॉर्म में हो या नंबर फॉर्म में हो, वो हमारी होती है लिटरल। क्या होती है, लिटरल। ए और नेम हमारे क्या है, दे आर वेरिएबल्स दैट आर आइडेंटिफाइड। ठीक है, अब वो मेमोरी में कैसे स्टोर है, जैसे a इक्वल्स टू 10, तो a की वैल्यू 10 ऐसे स्टोर्ड है, और नेम इक्वल्स टू मोहन इस तरह से स्टोर्ड है। तो मेमोरी में इनकी एक स्टोरेज लोकेशन है। जैसे कि अभी हमने यहाँ पे देखा था m इक्वल्स टू 40, मैं यहाँ से लेती हूँ a इक्वल्स टू 10। अब आप यहाँ से id ऑफ a अगर चेक करोगे तो यहाँ पे इसकी कोई ना कोई क्या है, इट हैज अ मेमोरी लोकेशन। ठीक है, इसी तरह से जो भी आप इसमें वैल्यू डालेंगे उन सबकी अपनी मेमोरी लोकेशन होगी। तो हमने असाइन कैसे करना है, इक्वल टू से। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है a इज इक्वल टू 10, तो ये मेरा आइडेंटिफायर हो गया, दिस इज माय लिटरल आइडेंटिफायर, दिस इज माय लिटरल। एंड ये जो इक्वल टू का साइन है ना, दिस इज माय असाइनमेंट ऑपरेटर। इक्वल टू साइन को हम क्या बोलते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर। और इसी की हेल्प से हम किसी भी वेरिएबल को कोई ना कोई वैल्यू असाइन कर देते हैं। ठीक है, अब वैल्यू जो असाइन है वो डिफरेंट तरीके से हो सकती है। जैसे कि हमें डिफरेंट वेरिएबल्स को a की वैल्यू देनी, तो a इक्वल्स टू b इज इक्वल टू c इज इक्वल टू 10। बीच में इक्वल टू ऑपरेटर लगा हुआ है, इट मींस तीनों वेरिएबल्स की वैल्यू क्या है, 10। आप a की चेक करो, b की चेक करो, c की चेक करो, तीनों की वैल्यू क्या आउटपुट हो गया आएगी, 10।
अब अगर मान लो आपको डिफरेंट वेरिएबल्स को डिफरेंट वैल्यू देनी है, मेरे पास अगर 3 वैल्यू है और मुझे तीनों को अलग अलग वेरिएबल बनाने हैं, तो हम क्या लिखेंगे, a कॉमा b कॉमा c इक्वल्स टू 10 कॉमा 20 कॉमा 30। तो a की वैल्यू 10, b की 20 और c की आपकी कितनी हो गई, 30 हो गई। ठीक है, ये डिफरेंट असाइनिंग मल्टीपल वेरिएबल टू मल्टीपल वेरिएबल्स होते हैं, राइट। और अगर आपको दो वैल्यूज को स्वैप करना है, तो बाकी लैंग्वेजेस में इसका जो कोड होता है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स रहता है, लेकिन पाइथन में इट इज वेरी सिंपल। x इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 20, पता है दो वेरिएबल है, दोनों की अलग अलग वैल्यू है, स्वैप करना है, सीधा आपने इस तरह से लिखा है x y इक्वल्स टू y x। y की वैल्यू कहाँ पहुंच गई, x में, और x की वैल्यू कहाँ पहुंच गई, y में। इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है, x y इक्वल्स टू y की वैल्यू 20 है, x की वैल्यू कितनी है, 10 है, तो 20 में क्या चला गया, x में क्या चला गया 20, और 10 कहाँ चला गया 5 में। सो दिस इज हाउ यू कैन स्वैप द वैल्यूज इन पाइथन। ठीक है, तो आप मल्टीपल वेरिएबल्स को सेम वैल्यू भी असाइन कर सकते हो और मल्टीपल वेरिएबल्स को मल्टीपल वैल्यूज भी असाइन कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद जो कंसेप्ट आता है स्टूडेंट, दैट इज डायनेमिक टाइपिंग। अब बेसिकली डायनेमिक टाइपिंग होती क्या है कि कब जब भी एक वेरिएबल किसी पर्टिकुलर वैल्यू, किसी पर्टिकुलर डेटा टाइप की वैल्यू को पॉइंट कर रहा होता है, और उसी वेरिएबल को आप कोई और वैल्यू प्रोवाइड करते हैं जो दूसरे डेटा टाइप की है, उसे हम कहते हैं डायनेमिक टाइपिंग। सी हियर, अ वेरिएबल pointing to a value of certain type, a variable pointing to a value of certain type, एक टाइप की वैल्यू को पॉइंट कर रहा है, उसी को आपने किसी दूसरे टाइप की वैल्यू को पॉइंट करा दिया, तो उस केस में वो क्या बन गई, डायनेमिक टाइपिंग की फीचर। जैसे कि यहाँ पे x इक्वल्स टू 12, तो ये जो 12 है ये कैसा है, इंटीजर टाइप का डेटा है। फिर मैंने कह दिया x इक्वल्स टू पाइथन, अब ये जो x है और ये जो x है दोनों कैपिटल में है तो सेम है, और ये जो पाइथन लिखा है ना, ये हमारा स्ट्रिंग टाइप का डेटा है। तो एक बार मैंने इस वेरिएबल में इंटीजर टाइप का डेटा डाला, अब दोबारा से डाला तो स्ट्रिंग टाइप का डाला, तो जब आप इसे प्रिंट कराओगे तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास लेटेस्ट वाली वैल्यू आती है, आपको पता है। तो उस केस में आंसर हमारा पाइथन आएगा, 12 नहीं आएगा। ठीक है ना, पाइथन आएगा। गेटिंग माय पॉइंट। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ डायनेमिक टाइपिंग, जो कि पाइथन में इजीली आप कर सकते हैं। लेकिन जो बाकी लैंग्वेजेस है, सी और सी प्लस प्लस या और लैंग्वेजेस, वहां पे डायनेमिक टाइपिंग का कंसेप्ट नहीं होता, वहां पे स्टैटिक टाइपिंग होती है। वहां पे किसी भी पर्टिकुलर वेरिएबल को आपको एक फिक्स डेटा टाइप देना पड़ता है। जैसे कि आपने वहां पे लिखा इंट a इज इक्वल टू 10, तो इसका मतलब है कि a की वैल्यू जो है वो आपकी 10 जो है वो चेंज तो हो सकती है, बाद में चेंज तो हो सकती है वैल्यू, लेकिन फिर आपको इंटीजर टाइप की देनी पड़ेगी, क्योंकि आपने यहाँ पे फिक्स कर दिया कि आई हैव टू गिव द वैल्यू ऑफ a एज ऑफ इंटीजर टाइप। तो 10 को तो आप चेंज कर लोगे, लेकिन 10 के प्लेस से आप सोचो कि मैं हेलो लिख दूं इस तरह से, तो ये नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पे फिक्स हो गया कि इस वेरिएबल की जो वैल्यू है वो सिर्फ आपकी किस टाइप की रहेगी, इंटीजर टाइप की रहेगी। ठीक है, तो बाकी लैंग्वेजेस में स्टैटिक टाइपिंग काम करता है, पाइथन में डायनेमिक टाइपिंग होती है। ठीक है, मल्टीपल असाइनमेंट्स हमने पढ़े, इसके बाद आता है इनपुट एंड आउटपुट। अब पाइथन में यूजर से इनपुट लेने के लिए हमारे पास होता है इनपुट फंक्शन। ठीक है, दिस वन कैसे, जैसे लिखा नेम इज इक्वल टू इनपुट एंटर नेम, इनपुट फंक्शन लगा है आगे, बाकी आप बीच में जो यूजर से लेना चाहते हैं वो आप सिंगल या डबल कोट्स में दे सकते हैं। फिर एज इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर एज। अब एज जो है वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, बाय डिफॉल्ट इनपुट जो है वो किस टाइप की वैल्यू लेता है, स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू। ठीक है, अगर आप यहाँ इंट नहीं लगाओगे तो जो एज 10 लेगा ना वो इस फॉर्म में लेगा, इस तरह से कोट्स में। ठीक है, और हमने लिखा प्राइस इक्वल टू फ्लोट इनपुट एंटर प्राइस, यानी कि आप प्राइस की वैल्यू कैसे लेना चाहते हैं, फ्लोटिंग टाइप की। अगर आपने वहां 10 दिया तो उसको 10.0 ले लेगा, लेकिन अदरवाइज अगर आप इसको कोई और वैल्यू देते हैं फ्लोटिंग टाइप की, जैसे 24.5, तो वहां पे 24.5 को एज इट इज लेके चलेगा। ठीक है, और प्रिंट फंक्शन जो है वो किस लिए यूज होता है, स्क्रीन पे आउटपुट को डिस्प्ले कराने के लिए। ठीक है, कुछ भी आपको स्क्रीन पर डिस्प्ले कराना है, विल मेक यूज ऑफ द प्रिंट फंक्शन। जैसे माय नेम इज स्नेहा, तो जो भी आपके डबल कोट्स या सिंगल कोट्स में वो एज इट इज आ जाएंगे, और जो कोमा लिखा हुआ है आपका, ये कोमा जो टाइप है इसके प्लेस पे आपका क्या आ जाएगा, स्पेस आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि अगर आप यहाँ पाइथन में इसको देखो, तो यहाँ पे हम चेक करते हैं, हमने कहा नेम इज इक्वल टू इनपुट एंटर, एंटर नेम। ठीक है, एंटर नेम हमने क्या दिया, रिया, राइट। ठीक है, तो नेम का जो आपको चेक करना है, डेटा टाइप कौन सा है, तो टाइप फंक्शन होता है हमारे पास, आप इसमें से चेक कर लो तो आपके पास क्या आ जाएगा, स्ट्रिंग टाइप का डेटा। फिर हमें मान लो एज चेक करनी है, तो अगर मैं सिंपली ये लिखूं इनपुट एंटर एज, तो इस केस में अगर मैं यहाँ पे कोई न्यूमेरिकल वैल्यू भी पास ऑन करती हूँ, सपोज मैंने कह दिया एज इज 20,
नाउ आई वांट टू चेक द डेटा टाइप ऑफ एज, टाइप, एंड मैंने यहाँ पे लिख दिया एज, तो इस केस में इट विल गिव मी स्ट्रिंग टाइप। लेकिन अगर मैं यहाँ से इसको कॉपी करूँ एंड आई पेस्ट इट हियर, और यहाँ पे हम इनपुट से पहले एक और फंक्शन लगा दें, दैट इज द int फंक्शन, तो उस केस में आपके पास क्या होगा, जो एज होगी आपने जब 20 एंटर करी, नाउ इट विल टेक इट एज द इंटीजर वैल्यू। ठीक है ना। कैसे पता लगेगा, टाइप फंक्शन से पता लगेगा। टाइप में जाके आपने लिखा एज, एंड नाउ यू विल गेट द आंसर एज क्लास 8। ठीक है। तो जो इनपुट फंक्शन है उससे हम यूजर से इनपुट ले रहे हैं, और जो प्रिंट फंक्शन है उससे हम यूजर को आउटपुट दे रहे हैं। जैसे कि प्रिंट में मैंने लिखा यहाँ पे माय नेम, ठीक है, इज साक्षी। तो इन दिस केस व्हाट विल हैपन, ये पूरी लाइन एज इट इज आ जाएगी, और जो कोमा है उसके प्लेस पे आप क्या देख सकते हो, वहां पे भी आर गेटिंग द स्पेस। ठीक है। इस तरह से we make use of the print function and the input function. For taking the input we are having the input function, and output देने के लिए हमारे पास कौन सा फंक्शन है, print function। ठीक है। अब बात आती है डेटा टाइप की। ये सारा हमने पढ़ लिया डेटा टाइप। टाइप फंक्शन हमने यूज किया जिससे पता लग रहा है कि हमारा डेटा किस टाइप का है, उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू है या स्ट्रिंग वैल्यू है या कैसी है। तो हमारे पास डिफरेंट टाइप के डेटा होते हैं पाइथन में, जैसे कि सबसे पहले हमारे पास होता है नंबर डेटा टाइप। अब नंबर डेटा टाइप के अंदर मतलब कि जिसमें नंबर्स हो। अब नंबर कैसे हो सकते हैं, इंटीजर टाइप के हो सकते हैं, यानी कि होल नंबर, फ्लोटिंग पॉइंट हो सकते हैं, डेसिमल वाले नंबर्स, और कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकते हैं जिसमें आपका रियल और इमेजिनरी पार्ट होता है। और इंटीजर में भी हमारे पास बुलियन वैल्यूज होती हैं, ट्रू और फॉल्स। ठीक है। ट्रू का मतलब 1 और फॉल्स का मतलब 0। क्योंकि इंटीजर में हमारी होल नंबर वैल्यूज होती हैं जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों रहती हैं, और 1 और 0 उसमें आते हैं, इसलिए बुलियन को इंटीजर का पार्ट बोला जाता है। ठीक है। और फिर उसके बाद सीक्वेंस है, तो सीक्वेंस मतलब कि जिनकी कॉन्टिन्यूस वैल्यू। ठीक है। उसमें आपका आता है स्ट्रिंग, टपल, लिस्ट। ठीक है। ये हमारे डेटा टाइप आप आगे पढ़ेंगे। और मैपिंग्स में आपका आता है डिक्शनरी। जैसे एक डिक्शनरी में हर वर्ड का अपना एक मीनिंग होता है। ठीक है। तो ऐसे ही डिक्शनरी जो हम बनाते हैं उसमें हर की अपनी एक वैल्यू होती है, ये आप आगे पढ़ेंगे। और अगर आपने इसको सिलेबस में पढ़ा ही हुआ है तो बस ये आपको पता ही है कि हाउ अ डिक्शनरी इज फॉर्म। उसमें कर्ली ब्रेसेस रहते हैं, और जो आपकी वैल्यूज है वो की और वैल्यू के पेयर्स फॉर्म में रहती है। ठीक है। तो कौन कौन से डेटा टाइप है, नंबर जिसमें इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट, कॉम्प्लेक्स है, और इंटीजर का पार्ट बुलियन है। देन आपके पास सीक्वेंस है, स्ट्रिंग, टपल, लिस्ट, और मैपिंग एंड डिक्शनरी। और एक आपके पास एक और डेटा टाइप मतलब स्पेशल लिटरल होता है, नन। कई बार उसे डेटा टाइप की लिस्ट में भी इस तरह से शो कर दिया जाता है, which shows the absence of any value। ठीक है। अब कंसेप्ट आता है स्टूडेंट्स म्यूटेबिलिटी एंड इम्यूटेबिलिटी का। म्यूटेबल का मतलब जिसे आप चेंज कर सकते हो, और इम्यूटेबल का मतलब जिसे आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है। तो म्यूटेबिलिटी का मतलब क्या है कि सेम मेमोरी एड्रेस में न्यू वैल्यू कैन बी स्टोर जब भी आपको करनी हो। एक मेमोरी एड्रेस के ऊपर ही आप कोई भी न्यू वैल्यू स्टोर कर सकते हो। ये काम किस किस में पॉसिबल है, इन द लिस्ट एंड इन द डिक्शनरी। ठीक है। और इम्यूटेबिलिटी इसकी जस्ट अपोजिट है, सेम मेमोरी एड्रेस पे आप न्यू वैल्यू ऐड ऑन नहीं कर सकते। तो ये किस किस में होता है इम्यूटेबिलिटी, इंटीजर नंबर, मतलब नंबर सारे टाइप के, इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, और बुलियन वैल्यूज भी उसी में आ गई, और स्ट्रिंग और टपल, ये आपके इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट है। आप इनमें चेंजेस नहीं कर सकते, आप सिर्फ चेंजेस कर सकते हो डिक्शनरी में और लिस्ट में। और डिक्शनरी में भी उसकी वैल्यू चेंज कर सकते हो, आप उसकी की को चेंज नहीं कर सकते। ठीक है। देखो इसको कैसे समझे। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे लिस्ट है जिसमें एलिमेंट्स हैं 1, 2 एंड 3। ठीक है। एंड द पोजिशंस आर 0, 1 एंड 2। तो अगर मैं कह दूँ L ऑफ 2 इक्वल्स टू 89, सो इन दिस केस व्हाट विल हैपन इन द लिस्ट, यहाँ पे मेरे पास जो 2 पोजीशन पे एलिमेंट है दैट इज 89। ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं L की मेमोरी लोकेशन को चेक करूँ तो व्हाट आई हैव टू से ID ऑफ L। ठीक है। तो मेरी पहले भी पोजीशन यही थी और बाद में भी पोजीशन यही है। इसी लोकेशन पे मैंने इसके पर्टिकुलर लोकेशन पे एक सीक्वेंस में एलिमेंट को चेंज किया है। सो दैट इज वाई द लिस्ट इज म्यूटेबल। ऐसी आपकी जो डिक्शनरी होती है वो म्यूटेबल होती है। जैसे कि मैंने लिखा D इज इक्वल टू 1, 2, 3 एंड 4। अब इसके अंदर जो 1 है और 3 है वो आपकी कीज है, और जो 2 और 4 है वो आपकी वैल्यूज है। तो हमने क्या पढ़ा था कि हम इसमें वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं। तो वैल्यूज को चेंज कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने लिखा D ऑफ 1 इज इक्वल टू 70। ठीक है। तो अब यहाँ से D चेक करोगे तो 1 की वैल्यू 2 के प्लेस पे क्या हो गई, दैट हैज बिकम 70, और बाकी की एज इट इज है। तो क्योंकि हम इसमें चेंज कर पा रहे हैं सेम मेमोरी एड्रेस के ऊपर, दैट इज वाई द लिस्ट एंड डिक्शनरी आर म्यूटेबल। लेकिन कोई भी नंबर किसी भी टाइप का या जो हमारे स्ट्रिंग और टपल है वो इम्यूटेबल होते हैं। जैसे कि मैंने लिखा A इज इक्वल टू हेलो,
अब इसमें जो हर एक करेक्टर है इसकी अपनी पर्टिकुलर पोजीशन है। एच कौन सी पोजीशन पे है? एच इज एट द पोजीशन 0। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे a ऑफ 0, व्हाट दैट इज h। अगर मैं यहाँ पे कहूँ a ऑफ 0 को मुझे p करना है, सो इन दैट केस व्हाट विल हैपन? इट विल शो मी एन एरर। ये टाइप एरर है, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट में आइटम असाइनमेंट सपोर्ट नहीं होता। सो दिस इज हाउ वी मेक यूज ऑफ दिस थिंग। हमने ये पढ़ा इसके अंदर कि जो हमारे स्ट्रिंग, टपल और बाकी जो नंबर के डेटा टाइप्स हैं दे आर इम्यूटेबल, और लिस्ट और डिक्शनरी हमारे ऐसे डेटा टाइप्स हैं विच आर म्यूटेबल। ठीक है, ये मतलब होता है म्यूटेबिलिटी और इम्यूटेबिलिटी का। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास स्टूडेंट्स, दैट इज एक्सप्रेशंस। ठीक है, एक्सप्रेशंस की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास क्या है? एनी वैलिड कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर्स और लिटरल्स। जहां पे हमारे पास ऑपरेटर्स आ जाएं, लिटरल्स आ जाएं या वेरिएबल्स आ जाएं, दैट इज एन एक्सप्रेशन। जैसे हमने जो बेयर बोन्स ऑफ पाइथन प्रोग्राम तो उसमें पढ़ा था a इज इक्वल टू 15, तो ये भी मेरा एक एक्सप्रेशन है। मैं कह दूं b प्लस 15, दैट इज ऑल्सो माई एक्सप्रेशन। ठीक है, तो सिर्फ लिटरल हो यानी कि फिक्स्ड वैल्यू हो, या उसमें ऑपरेटर हो बीच में, या साथ में कोई वेरिएबल हो, इस तरह की हमारी जो स्टेटमेंट्स होती हैं उन्हें भी हम क्या कहते हैं? एक्सप्रेशन। फॉर एग्जाम्पल 2 प्लस 5 एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर 3, ऑपरेटर्स भी हैं ऑपरेंट्स भी हैं। x ग्रेटर देन इक्वल टू z, ऑपरेटर्स भी हैं ऑपरेंट्स भी हैं। ठीक है, a और b ऑपरेटर्स भी हैं वेरिएबल्स भी हैं, तो ये सारे मेरे क्या हैं? दीज ऑल आर एक्सप्रेशंस। नेक्स्ट हमारे पास है पाइथन ऑपरेटर प्रेसिडेंस। ऑपरेटर प्रेसिडेंस का मतलब है कि अगर एक एक्सप्रेशन में हमारे पास बहुत सारे ऑपरेटर्स आ रहे हैं तो हमें कैसे पता लगेगा कि कौन से ऑपरेटर के साथ क्या कॉम्पिटिशन करनी है, या कौन से ऑपरेटर के थ्रू कौन सा ऑपरेंड को पहले सॉल्व करना है। सो इसके लिए हमारे पास प्रेसिडेंस होती है। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर। ठीक है, उसके बाद है यूनरी, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड बिटवाइज नेगेशन, फिर मल्टीप्लाई, डिवाइड, फ्लोर डिवीजन, मॉडुलस, फिर प्लस माइनस। जनरली हमारे ये यूज होते हैं, ये आ जाता है, ब्रैकेट आ जाता है, ये 4 हमारे पास आ सकते हैं, ये आ सकते हैं। और जो ऐसे ऑपरेटर्स हैं जिनके सेम लेवल की प्रेसिडेंस है, जैसे मान लो एक ही उसमें आपके पास प्लस भी आ गया और माइनस भी आ गया, प्लस भी आ गया और माइनस भी आ गया, तो आपको कैसे पता लगेगा कि प्लस को पहले सॉल्व करें या माइनस को पहले सॉल्व करें? तो आपके एक्सप्रेशन में प्लस या माइनस में से जो पहले आए उसको आपने सॉल्व करना है। सेम इज द केस विद ये वाला पार्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, फ्लोर डिवीजन, मॉडुलस, जो लेफ्ट हैंड साइड से पहले आए उसको आपने पहले सॉल्व करना है, क्योंकि इनके प्रेसिडेंस एक ही है। ठीक है, लेकिन कहीं पे भी अगर आपके एक्सप्रेशन के अंदर एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर आ रहा है और साथ में प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड है, तो आपने हमेशा सबसे पहले एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर के साथ जो ऑपरेंड्स हैं उनको सॉल्व करना है। ठीक है, और एक चीज का इसमें आपने और ध्यान रखना है कि अगर आपके पास एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर एक से ज्यादा बार आ रहा है, ठीक है, तो उसे हम राइट हैंड साइड से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, तब हम उसे लेफ्ट साइड से सॉल्व नहीं करेंगे। फॉर एन एग्जाम्पल 2 रेज टू द पावर 3 रेज टू द पावर 2, इस तरह से है। तो इस एक्सप्रेशन में सपोज यहाँ पे है प्लस ये 1 लगा हुआ है, तो यहाँ पे मेरे पास एक बार यहाँ पे एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर है, एक बार यहाँ पे है, तो आई स्टार्ट सॉल्विंग इट फ्रॉम द राइट हैंड साइड। पहले मैं इसको सॉल्व करूंगी, 3 रेज टू द पावर 2 इज 9, फिर 2 रेज टू द पावर 9 होगा और फिर उसमें 1 प्लस होगा, 2 रेज टू द पावर 9 करेंगे आप, ठीक है, विच इज 512, और फिर आप उसमें 1 प्लस करेंगे विच विल बी इक्वल टू 530। ठीक है, सो इस तरह से आपने इसे सॉल्व करना है। और उसके बाद आपने लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट, बिटवाइज, एंड और नॉट, देन आपके रिलेशन ऑपरेटर्स आएंगे, और फिर आपके कौन से आएंगे? नॉट एंड और, ये आपके लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। तो एक एक्सप्रेशन में अगर ये कुछ साथ में आ जाए तो आपने पहले अर्थमेटिक को सॉल्व करना है, फिर आपने रिलेशनल पे जाना है, फिर आपने लॉजिकल पे जाना है। ए आर एल, ये आपने याद रखना है। और लॉजिकल में क्या सीक्वेंस रहता है हमारा? नॉट एंड और। ए आर एल मीन्स अरिथमेटिक, रिलेशनल, लॉजिकल, और लॉजिकल में नॉट एंड और, ये सीक्वेंस रहता है सॉल्व करने का। ठीक है, तो इसका जो क्वेश्चन आता है आपका 1 या 2 मार्क्स में आता है कि सॉल्व दिस एक्सप्रेशन, तो वहां पे आपको सॉल्व करके आंसर निकालना होता है। बहुत इजी टाइप के होते हैं। जब हम इसके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे तो उसमें आई थिंक इट विल बी क्लियर टू यू कि कैसे आपको इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज टाइप कन्वर्जन। ठीक है, आप टाइप कन्वर्जन की बात करें तो इसमें क्या है? इम्प्लिसिट कन्वर्जन एंड एक्सप्लिसिट कन्वर्जन, दो टाइप की कन्वर्जन होती है। इम्प्लिसिट मतलब जो इंटरनली हो रहा हो, और एक्सप्लिसिट मतलब जो एक्सटर्नली हो। तो इम्प्लिसिट का मतलब क्या है? ऐसी कन्वर्जन जो बिना प्रोग्रामर के इंटरवेंशन के हो, अपने आप कंपाइलर या इंटरप्रेटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कर दे। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास है 6.0 मॉडुलस 3। 6.0 कैसे टाइप का है? फ्लोटिंग टाइप का। और 3 कैसा है? इंटीजर टाइप का। तो आंसर इसमें आया 0.0 फ्लोट, अपने आप फ्लोटिंग पॉइंट में चेंज हो गया। सो ये इंटरप्रेटर ने अपने आप किया।
बिकॉज फ्लोटिंग पॉइंट नंबर बड़ा होता है एज कम्पेयर टू, मतलब जो उसका डेटा टाइप का साइज होता है दैट इज मच बिगर एज कम्पेयर टू द इंटीजर वन। और फिर एक्सप्लिसिट कन्वर्जन जो होती है एक्सटर्नली जो प्रोग्रामर करता है, जैसे कि b इज 5.0 और दैट इज अ फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू। अब इसके आगे अगर मैं इंटीजर फंक्शन लगा दूं इस तरह से, आई विल गेट माई आंसर ऑफ b एज 5, सो विच इज एन इंटीजर वैल्यू। और इसको हम टाइप कास्टिंग भी कहते हैं, एक्सप्लिसिट कन्वर्जन को इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज टाइप कास्टिंग, ठीक है। और जो खुद से होता है उसे हम कहते हैं टाइप प्रमोशन, टाइप प्रमोशन। कई बार इस तरह से इसमें आपका डिफरेंस भी पूछ लिया जाता है, इसको एक बार हम देख लेते हैं। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे है b इक्वल्स टू 7.5, ठीक है। और अब मैंने कह दिया b इज इक्वल टू int of 7.5, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b नाउ, दैट इज ओनली 7, ठीक है। डेसिमल पार्ट को ही हटा दे, समझ गए। और अगर मैं यहाँ से करूँ 4.0 प्लस 7, सो इट विल गिव मी द आंसर एज 11.0। तो इसने अपने आप उसको कन्वर्ट कर लिया, 4.0 प्लस 7 किया तो 11.0 आया, दैट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू द फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हो गई हमारी कन्वर्जन, दैट इज द टाइप कन्वर्जन। इसके बाद हम मूव ऑन करते हैं मैथ मॉड्यूल के लाइब्रेरी फंक्शंस पे। कई बार ऐसा होता है कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जो हम डायरेक्टली अपने पाइथन में यूज नहीं कर सकते, उसके लिए हमें कुछ मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ता है, दैट आर नोन एज सम फंक्शंस ऑफ द लाइब्रेरी। मॉड्यूल्स क्या होते हैं, कलेक्शन ऑफ फंक्शंस होता है, ठीक है। एक मॉड्यूल के अंदर बहुत सारे आपके फंक्शंस हो सकते हैं जो वर्क करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे मैथ के फंक्शंस में देख रहे हो, इसके लिए आपको मैथ मॉड्यूल को इंपोर्ट करना है, यू हैव टू राइट द स्टेटमेंट इंपोर्ट मैथ, मैथ्स नहीं मैथ, ठीक है। फिर मैथ मॉड्यूल का नाम है, डॉट लगाया, फैक्टोरियल, फैक्टोरियल इज द नेम ऑफ द फंक्शन, और इसमें आपने नंबर लिख दिया, आर्ग्यूमेंट पास कर दी, तो 5 का फैक्टोरियल आ गया 120। ऐसे ही मैथ डॉट पावर, POW स्टैंड्स फॉर पावर, 10,3 मतलब बेस इज 10 रेज टू द पावर 3 विच इज इक्वल टू 1000.0। एंड मैथ डॉट स्क्वायर रूट 10 का स्क्वायर रूट निकालना है विच इज दिस नंबर, ठीक है ना। तो फॉर वर्किंग विद द मैथ मॉड्यूल हम एक स्टेटमेंट यूज करते हैं विच इज इंपोर्ट मैथ। यहाँ पे आप फंक्शंस देख सकते हो मैथ मॉड्यूल के, बहुत सारे फंक्शंस आपको यहाँ इस टेबल में गिवन है। सील फंक्शन, अब सील फंक्शन में जो भी आप आर्ग्यूमेंट पास करेंगे तो आपके पास जो नंबर आएगा वो राउंड ऑफ होकर लार्जर नंबर आएगा। जैसे यहाँ पे सील 9.2 तो यहाँ पे है 10.0, माइनस 9.8 माइनस 9.0, बिकॉज नेगेटिव में छोटा नंबर बड़ा होता है, बड़ा छोटा हो जाता है। इसी तरह से आपके पास कॉस फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, फैब्स है, फ्लोर है, मोड है, लोग है, लोग 10 है। इसी तरह से हमारे पास ये जो आपने फंक्शन पढ़े ना, फैक्टोरियल, पावर, स्क्वायर रूट, बहुत इस तरह के फंक्शंस होते हैं जिनका अपना काम होता है, ठीक है। और आपको इसके लिए कौन सा मॉड्यूल इंपोर्ट करना है, मैथ मॉड्यूल। तो इसके अंदर हम एक दो फंक्शंस के साथ काम करके देख लेते हैं। सील और फ्लोर फंक्शन, ठीक है, ये कई बार आ जाते हैं, इसको आप ऐसे याद रखो, सील स्टैंड्स फॉर सीलिंग ऊपर है एंड फ्लोर जो नीचे होता है। तो फ्लोर फंक्शन हमें जो राउंड ऑफ करके वैल्यू देगा वो छोटी वैल्यू होगी, और जो सील फंक्शन हमें देगा राउंड ऑफ करके वैल्यू वो बड़ी वैल्यू होगी। तो इसके लिए आई नीड टू इंपोर्ट अ मॉड्यूल विच इज अ मैथ मॉड्यूल। हमने कहा इंपोर्ट मैथ, मैथ मैथ नहीं, हाँ जी, मैथ डॉट सील कर देते हैं, ठीक है। हमने कह दिया 6.4, सील सीलिंग ऊपर बड़ा, तो हमारे पास आंसर आया 7। अब हम इसी को अगर लें मैथ डॉट फ्लोर और यही नंबर ले लें दैट इज 6.4, तो मतलब छोटा विच इज 6, ठीक है। और अगर आप नेगेटिव लेते हो मैथ डॉट फ्लोर और हम यहाँ ले लें -6.4, तो उस केस में कैसे चेंज हो जाएगा, इट विल बिकम -7, क्योंकि -7 -6.4 से छोटा है। और अगर मैं कह दूं मैथ डॉट सील -6.4, तो उस केस में क्या होगा, इट विल गिव यू -6, बिकॉज जो -6 है वो -6.4 से बड़ा है। इस तरह से आप मैथ मॉड्यूल के कोई भी फंक्शन यूज करके और इसका आंसर आप निकाल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं अगले टॉपिक पे विच इज योर स्टेटमेंट फ्लो कंट्रोल। अब एक प्रोग्राम में किस किस तरह की स्टेटमेंट है उसे हम कहते हैं स्टेटमेंट फ्लो कंट्रोल। क्या वो एक एम्प्टी स्टेटमेंट है, क्या वो एक सिंपल नॉर्मल स्टेटमेंट है, या वो एक ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स है। तो इसके बेसिस पे हमारे पास 3 तरह की स्टेटमेंट होती हैं। नीचे से शुरू करते हैं इसको। सबसे नीचे हमारी है एम्प्टी स्टेटमेंट, जो कोई काम नहीं करती, जो हमारी कौन सी होती है, पास, ठीक है। सिंपल स्टेटमेंट, जैसे मैंने लिखा प्रिंट ए प्लस 1, ए इज इक्वल टू 20, ये हमारी सिंपल एक स्टेटमेंट है, ठीक है, जिसमें इक्वल टू ऑपरेटर भी हो सकता है, प्रिंट फंक्शन भी हो सकता है, या इनपुट फंक्शन भी हो सकता है।
और जो ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट होती है ना, दैट इज नोन एज कंपाउंड स्टेटमेंट। जैसे इफ a लेस देन 10 प्रिंट a प्लस 1, ये दोनों स्टेटमेंट इफ लूप का पार्ट है, तो ये दोनों स्टेटमेंट को हम क्या कहेंगे, कंपाउंड स्टेटमेंट। ठीक है, कंपाउंड स्टेटमेंट, ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट, सिंपल स्टेटमेंट मतलब एक स्टेटमेंट, और एम्प्टी स्टेटमेंट मतलब जहां पे हमने पास लिख दिया वो एम्प्टी स्टेटमेंट होगी। ठीक है, उसके बाद आती है हमारी कंडीशनल स्टेटमेंट, कि कंडीशन के बेसिस पे वो एक पर्टिकुलर काम करेगी। जैसे कि मैंने कहा कि आई विल टेक द अम्ब्रेला इफ इट विल रेन टुडे, इसको मैं ऐसे भी बोल सकती हूँ, इफ इट विल रेन टुडे आई विल टेक द अम्ब्रेला, अदरवाइज आई विल नॉट टेक, बारिश होगी तो अम्ब्रेला लेके जाऊंगी, नहीं तो नहीं लेकर जाएंगे। ठीक है, तो यानी कि अगर ये काम होता है तो ऐसा होगा, अगर नहीं होता है तो ऐसा होगा, कंडीशन पे बेस्ड हमारा आउटपुट है। तो आप यहाँ पे एग्जाम्पल में देखो, अगर मार्क्स ग्रेटर देन 90 है तो ग्रेड ए है, प्रिंट कराना है। सेकेंड है, अब इसमें ये नहीं बता रखा कि अगर मार्क्स ग्रेटर देन 90 नहीं है तो क्या करना है, तो कोई आउटपुट नहीं आएगा, खाली रहेगा। दूसरा है कि अगर मार्क्स ग्रेटर देन 90 है तो ग्रेड ए आ जाए, ग्रेड प्रिंट करा दो, लेकिन अगर ग्रेटर देन 90 नहीं है तो ग्रेड बी प्रिंट कराना है। इसमें आ गया, ट्रू है तो ये कराओ, फॉल्स है तो ये कराओ। और हमारे पास और कौन सा है कि अगर ग्रेटर देन 90 है तो ग्रेड ए हो गया, अगर 80 से 90 की रेंज में है तो बी हो गया, और अगर इस रेंज से पहले है, मतलब 80 से 90 की रेंज में तो ये हो गई, लेकिन 80 से अगर कम है तो उस केस में क्या चला जाएगा, ग्रेड सी। तो यहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट में हमारे पास क्या क्या आता है, एक तो सिंपल आ गया इफ आपका, ठीक है, ट्रू है तो बता रखा है क्या करना है, फॉल्स है तो कुछ आउटपुट नहीं आएगा। एक आपका ये आ गया इफ एल्स, ट्रू है तो इफ वाली स्टेटमेंट, फॉल्स है तो एल्स वाली स्टेटमेंट। ठीक है, और ये वाला जो है हमारा वो कैसा है, इफ एलिफ एल्स, अगर ये कंडीशन मैच करती है तो इसकी स्टेटमेंट प्रिंट होगी, ये मैच करती है तो इसकी प्रिंट होगी, अगर कोई भी मैच नहीं करती तो एल्स वाला पार्ट आपका प्रिंट होगा। ठीक है, ये जो एलिफ है ना, इसमें भी कंडीशन ही लगती है, लेकिन ये कितने भी हो सकते हैं इफ के बाद, स्टार्ट इफ से होगा, उसके बाद कंडीशन जहां पे भी लेनी है एलिफ में लेंगे, वो कितने भी हो सकते हैं, और लास्ट में बचेगा एल्स, यानी कि कहीं पे भी अगर कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं हो रही तो एल्स वाला पार्ट आपका एग्जीक्यूट होगा, और एल्स के साथ कोई भी कंडीशन नहीं आती। ठीक है, इसको आप कैसे देख सकते हो, विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। जैसे कि मैंने यहाँ पे कहा, मैंने कहा a इज इक्वल टू 5, ठीक है, अब मैंने कहा इफ a ग्रेटर देन 5 ग्रेटर देन 4 कर लेते हैं। ठीक है, इफ a ग्रेटर देन 4, ठीक है, तो मैंने कहा प्रिंट a, कि अगर a 4 से बड़ा है तो उसे प्रिंट करा दो, तो यहाँ पे 5 प्रिंट हो गया। ठीक है, अब अगर मेरा a उससे बड़ा नहीं होता, जैसे मैंने कहा a इज इक्वल टू 6, अब मैंने कहा इफ a ग्रेटर देन 7 है, सपोज मैंने कहा अगर a ग्रेटर देन 7 है तो उसे प्रिंट कराना है, लेकिन 6 तो ग्रेटर देन 7 है ही नहीं, तो इस केस में क्या होगा, कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, अगर ग्रेटर देन होता तो एल्स वाला पार्ट प्रिंट होता। ठीक है ना, अगर a जो है वो ग्रेटर देन 7 होता, सपोज a की वैल्यू 8 होती और 8 इज ग्रेटर देन 7 तो होता, तो उस केस में एल्स वाला पार्ट प्रिंट होता। ठीक है, तो इस तरह से आपको इसके साथ काम करना है। दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू वर्क विद दिस वन। ठीक है, तो यहाँ इफ के साथ एलिफ बहुत सारे आ सकते हैं, एक से ज्यादा कंडीशन देनी हो तो हम एलिफ का यूज करते हैं। तो ये सारी कंडीशंस को चेक करेगा, जो ट्रू होगी उसके बाद वो उसे एग्जीक्यूट कर देगा। इसमें आपको ये चीज ध्यान रखनी है, मान लो इफ वाली कंडीशन आपकी ट्रू होगी तो उस केस में और किसी को चेक नहीं करेगा, बस उसका आउटपुट दे देगा। मान लो इफ वाली फॉल्स है, एलिफ ट्रू है, तो और किसी को चेक नहीं करेगा, आउटपुट दे देगा। मान लो पहला एलिफ फॉल्स है, दूसरा भी फॉल्स है, और तीसरे वाला जो एलिफ है वो ट्रू है, तो उसको दे देगा। लेकिन ऊपर वाले किसी में भी कंडीशन ट्रू नहीं बैठ रही, उस केस में एल्स वाला आपका आउटपुट आ जाए। ठीक है, तो ऐसे हमारी कंडीशनल स्टेटमेंट काम करती है। और नेस्टेड इफ का मतलब होता है किसी लूप के अंदर कोई दूसरा लूप। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास है इफ एलिफ एल्स, नेस्टेड इफ के अंदर आपका इस तरह से आएगा। जैसे कि यहाँ पे आप देखो क्या कंडीशन है, इफ a लेस देन b एंड a लेस देन c, मेरे पास a कोई वेरिएबल है, उसकी कोई वैल्यू है, एंड अगर वो b से भी छोटा और a से भी छोटा है, अगर ये मेरी पूरी कंडीशन ट्रू रहती है, इन दैट केस आई विल मूव टू द इनर पार्ट। ये जो इनर इफ और एल्स है इसे हम नेस्टेड इफ बोल रहे हैं। ठीक है, अगर ये ट्रू है तो ये इस पे जाएगा, अगर ट्रू नहीं है, अगर ये फॉल्स है तो ये इस एलिफ पे जाएगा, इसकी कंडीशन ट्रू है तो ये अंदर जाएगा, अगर ये भी फॉल्स है तो इस केस में इट विल गो टू द एल्स पार्ट। तो जहां पे आपके पास इफ के अंदर इफ एल्स हो, या फिर आपके पास एलिफ के अंदर इफ एल्स हो,
या फिर आपके पास एल्स के अंदर इफ एल्स हो, ठीक है, तो वो सारे आपके किस में आते हैं, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट में। यानी कि लूप विद इन अ लूप, लूप के अंदर लूप जो है दैट इज द नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। अगर वो पर्टिकुलर कंडीशन फर्स्ट केस में ट्रू हो जाती है तभी अंदर जाएगा, नहीं तो वो नहीं जाएगा, नहीं तो वो नेक्स्ट कंडीशन पे मूव ऑन करेगा। ये होती है आपकी नेस्टेड इफ स्टेटमेंट, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा फोर एंड वाइल लूप। ये दो लूप बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और जनरली जब हम कोडिंग करते हैं तो हम फोर लूप का बहुत ज्यादा यूज करते हैं। फोर लूप के अंदर क्या होता है, रिपीटिशन ऑफ अ सेट ऑफ स्टेटमेंट। बार बार प्रिंट स्टेटमेंट लिखने की बजाय अगर हम एक ऐसा लूप चला दें कि वो पर्टिकुलर कंडीशन तक उसे रन कराए, तो वहां पे हम फोर और वाइल लूप का यूज कर सकते हैं, ठीक है। और बाइनरी फाइल के क्वेश्चन में हम वाइल लूप का बहुत ज्यादा यूज करते हैं, फोर लूप हम नॉर्मल क्वेश्चंस में यूज करते हैं जहाँ पे हम फंक्शंस के कोडिंग के क्वेश्चंस करते हैं। अब ये वर्क कैसे करता है, फोर इज अ कीवर्ड, आई इज माई कंट्रोल वेरिएबल, इन इज माई मेंबरशिप ऑपरेटर, रेंज इज द नेम ऑफ द फंक्शन। ये है स्टार्टिंग वैल्यू, ये है स्टॉप वैल्यू, स्टार्ट एंड स्टॉप। गैप अगर नहीं दे रखा तो बाय डिफॉल्ट 1 का गैप है विच इज +1, ठीक है। और अगर दे रखा है तो वो इस तरह से आएगा जैसे कि 1,6,2, ठीक है। अब 1,6 का क्या मतलब है कि i की सबसे पहली वैल्यू 1 है और जो स्टॉप वैल्यू होती है उससे कम लेके चलता है अगर गैप 1 का है। 1 + 1 is 2, 2 + 1 is 3, 3 + 1 is 4, 4 + 1 is 5। एंडिंग वैल्यू 6 है, उसे नहीं लेगा। और इसी को अगर मुझे वाइल लूप में लिखना है तो देखो स्टार्टिंग वैल्यू क्या है, 1 है, तो इनिशियलाइज कर दीजिए कंट्रोल वेरिएबल से i = 1। कब तक चलाना है, जब तक उसकी वैल्यू 6 तक रहती है, लेस देन 6, तो वाइल i < 6। क्या प्रिंट कराना है i, तो सिंपली से प्रिंट i। फोर लूप में इंक्रीमेंट अपने आप होता है लेकिन वाइल लूप में आपको अलग से स्टेटमेंट देनी पड़ती है, दैट इज i = i + 1। तो सेम आउटपुट दोनों प्रोग्राम्स देंगे, बस लिखने का तरीका अलग है। सबसे पहले यहाँ इनिशियलाइजेशन होती है, फिर कंडीशन चेक होती है और फिर आपकी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है, साथ में आपका इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट रहता है, ठीक है। और मान लीजिए आपके फोर लूप के अंदर जो लूप है वो 1 to 6 आपने दिया है और यहाँ पे आपने गैप दे दिया 2 का, तो i की वैल्यू पहले रहेगी 1, 1 + 2 is 3, 3 + 2 is 5। अब 5 + 2 करोगे 7, वो आपके रेंज से ही बाहर चला गया, तो वो आपका यहीं तक आपको आउटपुट देगा 1, 3 and 5, ठीक है। इसको एक बार हम यहाँ पे देखते हैं, फोर लूप को थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे। हमने कहा फॉर i in range 1,6, i से प्रिंट i, ठीक है। तो इस केस में व्हाट आंसर आई एम गेटिंग 1, 2, 3, 4, 5। अब इसी चीज को अगर मैं यहाँ से कॉपी करूं एंड आई पेस्ट इट हियर एंड यहाँ से हम गैप दे दें 2 का, ठीक है, एंड देन आई से प्रिंट i, सो इन दैट केस व्हाट विल हैपन, 1, 3 and 5 विल बी प्रिंटेड, ठीक है। और अगर मैं यहाँ से इसको दोबारा से कॉपी करूं एंड आई गिव द गैप एज -1, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, i से प्रिंट i। तो लूप तो मेरा आगे बढ़ रहा है, 1 के बाद इंक्रीमेंट अगर हम करें नॉर्मली तो 2 होना चाहिए, लेकिन 1 - 1 कर रहे हैं हम, तो दैट इज गोइंग बैकवर्ड्स, तो वो कुछ आउटपुट ही नहीं देगा आपको। लेकिन अगर आप अपनी स्टार्टिंग और स्टॉप वैल्यू को रिवर्स कर देते हो, बड़ा नंबर आगे छोटा नंबर पीछे एंड देन देयर इज अ गैप ऑफ -1, वो वर्क करेगा। जैसे कि इसको हम कर दें 6 स्टार्टिंग वैल्यू को, एंडिंग वैल्यू को कर दें 1 एंड अब हम यहाँ पे गैप दे दें -1 का, दैट वे इट विल वर्क, ठीक है। अब मैंने कहा प्रिंट i, तो इस केस में व्हाट विल हैपन, 6, 5, 4, 3, 2, क्योंकि 1 तो उसको लेना नहीं है, एंडिंग वैल्यू जो भी होगा वो उससे पहले तक लेके चलेगा, ठीक है। इस तरह से ये वर्क करेगा। और अगर आप इसमें सेम वैल्यू दे दो, फॉर i इन रेंज, सपोज मैंने कहा 2 से स्टार्ट हुआ और 2 पे ही खत्म हो रहा है, और मैंने कहा प्रिंट i, इन दैट केस व्हाट विल हैपन, इट विल गिव अस द आंसर नथिंग, कोई भी आउटपुट नहीं आएगा इस केस में, ठीक है ना। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा, ध्यान रखना है, मतलब सेम वैल्यूज ना हो, ठीक है। अगर नेगेटिव आपने कुछ यहाँ पे गैप दिया है तो आपकी स्टार्टिंग एक बड़े नंबर से होकर आप छोटे नंबर की तरफ मूव ऑन करें, यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में, और बाय डिफॉल्ट जो गैप होता है वो आपका +1 का रहता है, ठीक है। अंडरस्टूड दिस थिंग, सो दैट इज हाउ वी मेक यूज ऑफ द फोर लूप। और इसी को अगर आपको वाइल की फॉर्म में लिखना है तो यहाँ पे आपके पास इनिशियलाइजेशन होगी, कंडीशन होगी और आपकी क्या होगी, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होगा,
ठीक है। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज जंप स्टेटमेंट। जंप स्टेटमेंट हमारी दो होती हैं, वन इज द ब्रेक स्टेटमेंट, वन इज द कंटिन्यू स्टेटमेंट। जंप स्टेटमेंट बेसिकली क्या काम करती है कि पूरे प्रोग्राम को सीक्वेंस से एग्जीक्यूट करने की बजाय हम बीच में से कहीं पे भी स्टॉप करवा सकते हैं। दैट इज द मीनिंग ऑफ द जंप स्टेटमेंट। और फर्स्ट हमारी जंप स्टेटमेंट क्या है स्टूडेंट्स? ब्रेक स्टेटमेंट। तो ब्रेक स्टेटमेंट क्या करती है? जो करंटली लूप चल रहा होता है उसे टर्मिनेट करती है, यानी कि उसे स्टॉप करती है, और उस लूप के बाद में जो हमारे लाइंस होती है उन्हें एग्जीक्यूट कराती है। ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे एक फॉर लूप है, फॉर आई इन रेंज 1,4। तो जो a है दैट इज माई कंट्रोल वेरिएबल, इसकी क्या क्या वैल्यू होंगी? 1 होगी, 2 होगी और 3 होगी। फर्स्ट केस में वैल्यू 1 है। इफ a मॉडुलस 2 इक्वल्स टू 0, क्या 1 मॉडुलस 2 इक्वल्स टू 0 है? नहीं है। तो इस केस में जब मेरी कंडीशन फॉल्स है तो ये ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो उस केस में ये प्रिंट हो जाएगा एलिमेंट इज a, दैट इज एलिमेंट इज 1, क्योंकि फर्स्ट केस में a की वैल्यू क्या है? 1 है। ठीक है। उसके बाद जो हमारी a की नेक्स्ट वैल्यू है दैट इज 2। तो जब ये चेक करेगा 2 मॉडुलस 2 इक्वल्स टू 0, अब यहाँ जो हमारी कंडीशन है दैट बिकम्स ट्रू। जैसी कंडीशन ट्रू होती है ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई। अब ब्रेक स्टेटमेंट जब एग्जीक्यूट हुई तो इसके अंदर जो प्रिंट स्टेटमेंट है वो नहीं चलेगी। ठीक है। और ये एल्स पे, तो ये जो एल्स है वो 4 के साथ लगा हुआ है। अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि एक तो होता है हमारा इफ के साथ एल्स लगा होता है, और एक होता है हमारा जो एल्स होता है वो 4 या वाइल लूप के साथ लगा होता है। ठीक है। तो अभी पढ़ेंगे कि एल्स ये वाला कब एग्जीक्यूट होता है कब नहीं होता। लेकिन अगर हम सिर्फ इसकी बात करें तो यहाँ पे जैसे ही हमारी कंडीशन ट्रू हुई, ब्रेक आया, तो हम इस लूप से कहाँ आ जाएंगे? बाहर आ जाएंगे। तो सिंपली हमारा इस केस में आउटपुट आ जाएगा एलिमेंट इज 1। ठीक है। और अगर हम कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट की बात करें तो ये क्या करेगा? स्किप्स द रेस्ट ऑफ द लूप। मतलब जहां पे कंडीशन ट्रू है उसको तो स्किप कर देगा वहां के स्टेटमेंट को, और उसके नेक्स्ट इटरेशन पे, नेक्स्ट रिपीटिशन पे पहुंच जाएगा। अगर सेम एग्जांपल को मैं करूं तो 1 मॉडुलस 2 इक्वल टू 0 कंडीशन फॉल्स है, तो वो कंटिन्यू स्टेटमेंट में नहीं जाएगा। आपको आउटपुट क्या देगा? एलिमेंट इज 1। ठीक है। उसके बाद जब नेक्स्ट कंडीशन आई 2 मॉडुलस 2 इक्वल्स टू 0, नाउ दिस कंडीशन इज ट्रू, तो कंटिन्यू स्टेटमेंट हुई। लेकिन कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करती है? यहाँ पे जब वो पहुंचा कंट्रोल तो यहाँ सीधा अगेन वो फॉर लूप पे पहुंचेगा, प्रिंट स्टेटमेंट पे या उसके नेक्स्ट स्टेटमेंट पे नहीं जाएगा, नेक्स्ट पे जाएगा। यानी कि अब मेरे पास a की वैल्यू हो जाएगी 3। नाउ 3 नाउ 3 मॉडुलस 2 इज नॉट इक्वल टू 0। ये कंडीशन मेरी क्या हो गई? फॉल्स हो गई। तो इस केस में जो कंटिन्यू स्टेटमेंट है, वो जो कंट्रोल है वो कंटिन्यू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी, उस पर नहीं पहुंचेगा, एंड इट विल गिव एलिमेंट इज 3। एलिमेंट इज 3। तो लास्ट वैल्यू मेरी क्या है? a की, दैट इज 3। सो एलिमेंट इज 1 देगा। जहां पे मेरी कंडीशन ट्रू हो रही है उसके जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है उस पर जाएगा ही नहीं, सीधा उसके नेक्स्ट इटरेशन पे पहुंचेगा। तो यहाँ पे आउटपुट आ रहा है एलिमेंट इज 1, एलिमेंट इज 3। लेकिन ब्रेक स्टेटमेंट के केस में जो हमारा प्रोग्राम है, जो हमारा कंट्रोल है, वहीं पे टर्मिनेट हो गया एंड सिर्फ आउटपुट आया एलिमेंट इज 1। ठीक है। अब इसको अगर आप इस तरह से देखते हैं, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ द प्रैक्टिकल कोडिंग। तो यहाँ पे इफ आई गिव हियर फॉर a in range 1,4, ठीक है, और फिर हमने दे दिया if a मॉडुलस 2 इक्वल्स टू 0, देन मैंने यहाँ पे कह दिया प्रिंट, ब्रेक करेंगे पहले यहाँ पे, एंड देन वी से प्रिंट एलिमेंट इज, दैट इज a। ठीक है ना। और फिर हमने दे दिया एल्स प्रिंट एंड। ठीक है। अब इस केस में देखो 1 to 4 का जो लूप चला तो 1 2 3 है, ओनली गिविंग एलिमेंट इज 1। ठीक है। और अगर मैं इसी प्रोग्राम को करती हूँ कंटिन्यू से, नाउ आई गिव हियर दिस स्टेटमेंट फॉर a इन रेंज 1,4 इफ a मॉडुलस 2 इक्वल्स टू 0, देन इन दैट केस प्रिंट, सपोज यहाँ डायरेक्टली मैं प्रिंट करा देती हूँ a को। ठीक है। एंड आई से, यहाँ कंटिन्यू स्टेटमेंट देनी है हमने, कंटिन्यू एंड देन आई से प्रिंट a, और एल्स में हम यहाँ पे आ जाते हैं एल्स प्रिंट एंड।
ठीक है, तो इस केस में व्हाट विल बी माय आउटपुट विल बी 1 3 एंड एंड। ठीक है, 1 3 आया और एंड भी आएगा इस केस में। देखो जो एंड आया इस केस में वो कैसे आया कि 1 और 3 तो एग्जीक्यूट हो गए, फोर लूप पूरा एग्जीक्यूट हुआ और ये एल्स के साथ था। ये हम अभी आगे पढ़ेंगे फोर के साथ एल्स कैसे करते हैं और वाइल के साथ ऐसे एल्स जो है वो कब एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, तो ब्रेक स्टेटमेंट बेसिकली क्या कर रहा है, करंट लूप में ही टर्मिनेट करा रहा है जहां पे कंडीशन हमारी ट्रू हो रही है। ठीक है, और उस लूप से बाहर आ रहा है। और कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट उस टाइम का जो लूप चल रहा है उसकी वैल्यू है उसको छोड़ के और नेक्स्ट इटरेशन पे पहुंच रहा है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द जंप स्टेटमेंट ऑफ ब्रेक एंड द कॉन्टिन्यू। अब बात करते हैं यहाँ पे नेस्टेड लूप की और लूप एल्स स्टेटमेंट की। अब नेस्टेड लूप क्या होता है, जहां पे हमारे पास लूप के अंदर लूप हो। जैसे आपने पढ़ा था इफ के अंदर इफ एल्स हो सकता है, एल्स के अंदर इफ एल्स हो सकता है और एलिफ के अंदर भी इफ एल्स हो सकता है। ऐसे ही नेस्टेड लूप में फोर लूप के अंदर भी फोर लूप आपका हो सकता है। ठीक है, तो दैट इज नोन एज अ नेस्टेड लूप। अब देखो यहाँ पे जो इस तरह के आउटपुट्स आते हैं जहां पे हमारे पास रोज और कॉलम वाले प्रिंटेड पैटर्न्स के एग्जांपल्स होते हैं, वहां पे हम जनरली नेस्टेड लूप का यूज करते हैं। फॉर आई इन रेंज 1,6, तो आई की वैल्यू 1 से 5 तक चलेगी, इनिशियल वैल्यू आई की रहेगी 1। देन इसके अंदर नेस्टेड लूप है फॉर जे इन रेंज 1 to i। ठीक है, अब i इज 1 एंड j इज 1 to i। 1 to i मतलब पहले वो 1 से 1 तक चलेगा। तो हमने अभी पढ़ा था सेम स्टार्टिंग और एंडिंग वैल्यू नहीं हो सकती, मतलब होगी तो उस केस में कोई भी आउटपुट नहीं आएगा। ठीक है, तो उसने कहा प्रिंट स्टार और एंड इक्वल्स टू एम्प्टी स्ट्रिंग। तो एम्प्टी स्ट्रिंग का मतलब कर्सर हमारा सेम लाइन में रहेगा और जब जे का लूप खत्म हो जाए तो उस केस में प्रिंट क्या करना है, नेक्स्ट लाइन पे आ जाना है। तो ये तो चलेगा नहीं। अब आई की वैल्यू अभी भी 1 है और जे की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, ये जो लूप हमारा है वो नहीं चला, तो उस केस में हम कहाँ आ गए, नेक्स्ट लाइन में कर्सर यहाँ आया और आई की वैल्यू अब बन जाती है 2 और जे की वैल्यू क्या चलेगी 1 से लेके 2 तक। तो 1 से 2 का मतलब एक ही बार चलेगी। सो उस लाइन में जहां कर्सर है वहां पे स्टार प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, फिर जे की जो वैल्यू है वो आपकी एक इंक्रीमेंट होगी क्योंकि गैप नहीं दे रखा, इट मीन 1 का गैप है। तो फिर जे चला हमारा 2 से 2, अब ये नहीं चल पाएगा तो कर्सर हमारा नेक्स्ट लाइन में आ गया। ठीक है, जब नेक्स्ट लाइन में आएगा तो आई की वैल्यू अपने आप एक इंक्रीमेंट होगी, आई बन गया 3। फिर जे का लूप 1 से दोबारा चलेगा, 1 से 3 तक चलेगा। 1 से 3 का मतलब एक बार 1 के लिए फिर एक बार 1 और 2 के लिए। ठीक है, तो इस केस में 1 एंड 2 मतलब कि पहले था हमारे पास एक स्टार, फिर नेक्स्ट लाइन में हो गए 2 स्टार। इस तरह से चला हमारा लूप। जब 1 से 3 चला, 1 के लिए चला, फिर 2 के लिए चला, 3 से 3 में वैल्यू फिर नहीं चलेगी, नेक्स्ट लाइन में कर्सर आ गया। जैसे ही नेक्स्ट लाइन में कर्सर आया आई की वैल्यू हमारी कितनी हो गई 4। ठीक है, तो लूप कहां से कहां तक चलेगा, जे तो हमेशा 1 से चल रहा है, 1 से 4 यानी कि 1 के लिए दिस 1, फिर 2 के लिए और फिर 3 के लिए। ठीक है, 4 to 4 नहीं चलेगा, फिर आई की वैल्यू कितनी हो गई 5। तो अब जे का लूप चलेगा 1 से 5 तक। तो कैसे चलेगा 1 2 3 एंड 4। ठीक है, 5 से 5 नहीं चल पाएगा, इस तरह से चलेगा। और लास्ट वैल्यू हमारी आई की 6 है, 6 को हमें लेना नहीं है, हमें 5 तक लेना है। 5 तक हम ले चुके हैं, तो ये हमारा जो पैटर्न है दैट विल गेट प्रिंट। ठीक है, इस तरह से हमारा आउटपुट आ गया। तो ये नेस्टेड लूप जो होते हैं वो पैटर्न प्रिंट करने के लिए रहती है। अब हम बात कर रहे थे लूप एल्स स्टेटमेंट की। लूप एल्स स्टेटमेंट मतलब कि फोर लूप और वाइल लूप के साथ अगर एल्स स्टेटमेंट आ जाए तो कैसे एग्जीक्यूट होगी। जब वाइल के केस में हमारी कंडीशन ही फॉल्स हो जाए तो एल्स जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगी। वाइल के केस में जैसे मैंने कहा a इज इक्वल टू 5 और मैंने कहा वाइल a ग्रेटर देन 7 प्रिंट a एल्स प्रिंट एंड, मैंने ये बोला। तो इस केस में देखो क्या है, a की वैल्यू कितनी है 5 है। अगर मैं कहूँ 5 ग्रेटर देन 7, मेरी कंडीशन यहाँ पे क्या हो गई, फॉल्स हो गई। जैसे ही मेरी कंडीशन वाइल लूप की फॉल्स होगी तो ये वाला जो एल्स पार्ट है दैट विल बी एग्जीक्यूटेड। मेरे पास इसका आंसर सिर्फ एंड आएगा। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे मेरी a की वैल्यू सपोज 9 है और यहाँ पे हो गया 9 ग्रेटर देन 7, तो ये तो मेरी कंडीशन ट्रू है, तब मेरा आंसर 9 आएगा, तब उस केस में एंड पे नहीं पहुंचेगा। ठीक है, आप इसका एग्जाम्पल देखो, इस तरह से प्रैक्टिकली देखते हैं इसको। हमने कहा a इज इक्वल टू 5 वाइल a greater than 7 प्रिंट, हमने कहा a else प्रिंट एंड।
ठीक है ना। तो इस केस में क्या हुआ, एंड इज गेटिंग प्रिंटेड, और यहाँ पे अगर मैं ए की वैल्यू 9 ले लूँ और फिर मैंने कहा वाइल ए ग्रेटर देन 7 प्रिंट ए एल्स प्रिंट एंड, देन व्हाट विल हैपन, 9 विल बी प्रिंटेड। 9 प्रिंट होता रहेगा क्योंकि मेरी कंडीशन हमेशा से क्या है, ट्रू ही रहेगी, तो इस केस में वो कभी रुकेगा ही नहीं। आई हैव टू किल दैट प्रोग्राम। ठीक है, डू यू वांट टू किल इट? यस, गेटिंग माय पॉइंट। हमें ब्रेक करना पड़ेगा, उसे ब्रेक स्टेटमेंट लगानी पड़ती है। तो इस केस में एल्स क्लॉज व्हाइल लूप के साथ तब एग्जीक्यूट होता है जब उसकी टेस्ट कंडीशन फॉल्स होती है, यहाँ जो कंडीशन दे रहे हो आप। ठीक है, और फोर लूप के साथ कैसे चलेगा, अब इसके लिए हम अपने पुराने वाले एग्जाम्पल पे चलते हैं। ये आपका पुराने वाला एग्जाम्पल था फोर लूप वाला। ठीक है, अब इसमें क्या था कि जब मेरा इस केस में 1 पे वैल्यू मेरी फॉल्स थी, 2 पे ट्रू हो गई। ठीक है, तो इसने कहा एलिमेंट इज 1, ये स्टॉप हो गया। ठीक है, ये वाला मेरा एल्स लूप जो है ये इस केस में तो एग्जीक्यूट नहीं हुआ, क्योंकि फोर लूप में ये ए की वैल्यू कौन कौन सी लेगा, एक बार 1 लेगा, एक बार 2 लेगा, एक बार 3 लेगा, यही 3 वैल्यू ले सकता है क्योंकि लास्ट वैल्यू 4 है। तो इसमें मेरा लूप एक बार 1 के लिए चला और एक बार 2 के लिए चला, क्योंकि 2 ए की वैल्यू 2 पे ही मेरी कंडीशन ट्रू हो गई, वो ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गई, तो ये 3 के लिए तो चला ही नहीं। जब तक ये सारी वैल्यूज के लिए नहीं चलेगा प्रॉपरली तो ये एल्स क्लॉज इसका एग्जीक्यूट होगा ही नहीं, प्रिंट होगा ही नहीं। ठीक है, लेकिन अगर ये सारी वैल्यूज के लिए चल चुका है तो उस केस में एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा, अगर वो फोर लूप के साथ है तो। इस केस में ए की वैल्यू हमने 1 पे किया, 2 पे किया और 3 पे किया, और 3 ही वैल्यू हम लेके चल सकते हैं। जब तीनों कर ली तो 4 तो हम ले ही नहीं सकते, यानी कि ये ए की सारी वैल्यूज के लिए चल चुका है। तो इस केस में आपका आंसर क्या आ रहा था, एलिमेंट इज 1, एलिमेंट इज 3 और लास्ट में आ रहा था एंडिंग लूप। ठीक है, तो फोर लूप में एल्स क्लोज तब रन करता है जब फोर लूप में कंट्रोल वेरिएबल की सारी वैल्यूज वो सीक्वेंस में चल चुका हो, और व्हाइल लूप का एल्स क्लोज तब काम करता है जब वो उसकी जो टेस्ट कंडीशन है दैट इज फॉल्स, अगर ट्रू रहेगी तो वो नहीं चलेगा, ट्रू कंडीशन के साथ जो आपने स्टेटमेंट दी है उसे एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, यही वाला प्रोग्राम अभी हम समझ रहे थे। आई होप दिस इज क्लियर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये हमने सारे टॉपिक्स इसमें कवर अप किए, एक बार हम अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या हमने अंदर पढ़ा। ठीक है, तो हम स्टार्टिंग से चलते हैं। हमने इसके अंदर सबसे पहले पढ़ा टोकन्स के बारे में, जो हमारे 5 टोकन्स होते हैं, कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, लिटरल्स, ऑपरेटर्स एंड पंक्चुएटर्स। पंक्चुएटर्स इसमें बेसिकली हमारे क्या होते हैं, जो हमारे सिंबल्स होते हैं, जैसे कि इफ स्टेटमेंट के बाद हम कॉलन का साइन लगा रहे हैं, लिस्ट के लिए हम इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट लगा रहे हैं, टप्पल के लिए हम ऐसे पैरेंथेसिस का यूज करते हैं, डिक्शनरी के लिए हम इस तरह से यूज करते हैं, कॉमा, ये सारे हमारे क्या है, पंक्चुएटर्स हैं, जो एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में हमारे प्रोग्राम को लिखना सिखाते हैं हमें। दीज आर पंक्चुएटर्स। बाकी कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, लिटरल्स, ऑपरेटर्स हम पढ़ चुके। ठीक है, तो ये हमने सारे पढ़े ऑपरेटर्स के बारे में। फिर हमने पढ़ा वेरिएबल को हम कैसे असाइन करते हैं, कैसे हम एक वैल्यू को बहुत सारे वेरिएबल्स को दे सकते हैं, या कैसे हम बहुत सारे वेरिएबल्स को बहुत सारी वैल्यूज दे सकते हैं। डायनेमिक टाइपिंग के बारे में पढ़ा हमने, इनपुट और प्रिंट फंक्शन पढ़ा हमने। देन हमने इसके अंदर डेटा टाइप्स पढ़े, कंसेप्ट ऑफ म्यूटेबिलिटी एंड इम्यूटेबिलिटी हमने पढ़ा, एक्सप्रेशंस पढ़े, प्रेसिडेंस पढ़ी, क्योंकि इसके बेसिस पे आपके क्वेश्चन आएंगे अर्थमेटिक एक्सप्रेशन को या और ऑपरेटर्स वाले एक्सप्रेशन को सॉल्व करना, तो आपको प्रेसिडेंस ये लर्न कर लेनी है अच्छे से। ठीक है, इसके बेसिस पे आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ठीक है, implicit conversion is also known as type promotion and explicit conversion is also known as type casting. ठीक है, मैथ मॉड्यूल के कुछ फंक्शंस हैं, ये हमने पढ़े। देन टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स हमने पढ़ा, कंडीशनल स्टेटमेंट्स, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट, देन हमने पढ़ा फोर और व्हाइल लूप के बारे में। देन ये जंप स्टेटमेंट आप अच्छे से कर लेना, इनकी डेफिनेशंस, मतलब जो इनका डिफरेंस होता है वो आप अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ब्रेक एंड द कंटिन्यू स्टेटमेंट। तो इसमें आपको पता होना चाहिए इनकी डेफिनेशन और एक कोड, सेम कोड आप ले सकते हो, एक में आपने ब्रेक यूज किया, एक में आपने कंटिन्यू यूज किया, तो दोनों के आउटपुट में क्या डिफरेंस आ रहा है, तो उससे आप अपने प्रोग्राम को, अपने आंसर को अच्छी तरीके से एग्जामिनर को समझा सकते हैं। तो दिस यू कैन लर्न, ये आ जाता है कई बार 2 मार्क्स में। नेस्टेड लूप का प्रोग्राम आप एक बार पढ़ सकते हैं, या व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ नेस्टेड लूप, वो आपको पढ़ लेना चाहिए। लूप एल्स स्टेटमेंट हमने फोर और व्हाइल लूप में डिस्कस किया कि फोर के साथ कैसे वर्क करता है एल्स, और व्हाइल के साथ कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो ये सब हमने पढ़ा। तो आई होप स्टूडेंट्स ये टॉपिक्स आपको अच्छे से क्लियर हो गए। इसके बेसिस पे जो क्वेश्चंस बनेंगे वो भी हम आगे आने वाली वीडियोस में कवर अप करेंगे।
आज के रिवीजन वीडियो में अगर आपको कोई भी डाउट है प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प। एंड इसके बाद हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन रिवाइज दीज टॉपिक्स। हैव अ गुड डे एंड थैंक यू सो मच।